ओके बच्चों, दोबारा कंटिन्यू करते हैं जहां से हमने ब्रेक लिया था। ओके, तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे। द स्केल ड्राइंग शोज द पोजीशंस ऑफ टाउन ए एंड टाउन बी। और ये अभी मैं डिस्कस कर रहा था आपका जो आपके सिलेबस में लोसाई निकल चुका हुआ है, उसमें से जो पार्ट रह गया इन द सिलेबस, दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल और फाइंडिंग आउट द थर्ड पॉइंट, विच इज नॉर्मली यही वाला क्वेश्चन जिसमें आपसे टाउन सी फाइंड आउट करवाया जाएगा। अब उसमें दो तरह के केसेस आ सकते हैं जो मैं अभी आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा। फर्स्ट केस, ये आपके सामने स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन है जिसमें एक स्ट्रेट लाइन गिवन है और आपको एक स्केल गिवन है जिसमें उसने कहा कि जी 1 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग 5 किलोमीटर्स। तो जो भी इसमें ए से बी डिस्टेंस जितने भी सेंटीमीटर्स का होगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करने से आपको एक्चुअल डिस्टेंस मिल जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज, द कंप्लीट क्वेश्चन इज, town C lies to the east of the line AB. So the first line, reading the first line is also very important. This line says that the town C lies to the east of the line AB. तो ईस्ट ऑफ द लाइन ए बी का मतलब ये है कि जो टाउन सी है वो या यहाँ पर भी हो सकता था, लेकिन उसने स्पेसिफाई कर दिया कि वो ए बी के ईस्टर्न साइड पर है। दिस इज द वेस्टर्न साइड एंड दिस इज द ईस्टर्न साइड, यानी कि टाउन सी इज समवेयर ओवर हियर। उसके बाद जो द सेकंड लाइन है दैट सेज it is 25 kilometer from A and 40 kilometers from B. I'll just simply write down the information above. 25 kilometers from A. Let's write it down over here. From A and 40 kilometers from B. अच्छा, उसके बाद आगे उसने आपको यहाँ स्पेसिफाई किया हुआ है कि यूजिंग अ रूलर एंड अ पेयर ऑफ कंपासेस ओनली। सो दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जिसको उसने हाईलाइट किया हो ना किसी भी सवाल में, उसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि वो चीज आपके सवाल में लाजमी इन्वॉल्व हो रही होती है। आगे उसने कहा कंस्ट्रक्ट। तो कंस्ट्रक्शन अभी भी मौजूद है, ये आपका 2025 का स्पेसिमेन पेपर है, विच मींस के ये पेपर फॉलो होगा टिल 2027। तो जब भी आप पेपर देने लगे हैं उसमें ये आ सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। कंस्ट्रक्ट द पोजीशन ऑफ टाउन सी ऑन द स्केल ड्राइंग। अब आपने क्या करना है, आपने टाउन सी ड्रॉ की पोजीशन यहाँ पे स्पेसिफाई करनी है कंस्ट्रक्शन की हेल्प से। और उसने कहा कि रूलर और कंपासेस का यूज करना कंपलसरी है, उसने बोल्ड कर दिया। उसके आपको अब यहाँ पर आप समझेंगे, इस क्वेश्चन में उसने आपको दिए हैं दो डिस्टेंसेस कि वो जो टाउन सी है वो टाउन ए से इस जगह पर एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स है और टाउन बी से एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर्स है। which means कि first of all what you have to do is with the help of the scale given आप फाइंड आउट करेंगे कि यार सेंटीमीटर्स में कितना डिस्टेंस बनता है। तो बिकॉज 1 cm is representing 5 kilometers, then 25 kilometers would represent how many centimeters? तो ऑब्वियसली अगर 1 cm 5 किलोमीटर के बराबर है तो फिर 5 cm जो है वो 25 किलोमीटर के इक्वल होगा। तो आपने ए से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस, ए से जो है उसका डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर। सिमिलरली आप बी से भी इसी स्केल की हेल्प से फाइंड आउट करें तो 40 किलोमीटर जो है वो स्केल के मुताबिक बनेगा बच्चों 8 सेंटीमीटर, यानी कि द डिस्टेंस ऑफ टाउन सी फ्रॉम टाउन बी इज 8 सेंटीमीटर। when you have both the distances you have to use a compass. Just memorize this: when you have both the distances to construct a triangle you have to use a compass. When you have both the angles, अगर आपको दोनों एंगल्स दिए होते तो आपने प्रोट्रैक्टर यूज करना होगा। यू हैव टू यूज दैट। ये जो आपको ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स में डी होता है एंगल मेजर करने के लिए, आपको ये इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आपको बोथ एंगल्स गिवन होंगे। यानी कि टाउन सी जो है टाउन ए से इतने डिग्री की बेयरिंग पर है और टाउन सी जो है टाउन बी से एट अ बेयरिंग ऑफ सर्टेन डिग्रीज है। अभी मैं उसकी एग्जांपल आपको समझाता हूँ। और तीसरा एक और केस आ सकता है, ये तीन केसेस हैं, सिर्फ नोट डाउन कर लें। तीसरा एक और केस आ सकता है कि टाउन सी जो है टाउन ए से एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर है लेट्स सपोज, और टाउन सी जो है टाउन बी से एट अ बेयरिंग ऑफ 60 डिग्रीज है लेट्स सपोज। यानी कि एक एक टाउन से उसने उसका एंगल बता दिया और एक टाउन से उसने उसका डिस्टेंस बता दिया। तो जिस टाउन से डिस्टेंस बताया फॉर दैट विल यूज अ कंपास, और जिस टाउन से उसने एंगल बताया फॉर दैट विल यूज अ प्रोट्रैक्टर डी। अब मैं आपको इसी लाइन पर ये तीनों केस सिनेरियोज एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट केस सिनेरियो जो आपको इस क्वेश्चन में गिवन है वो ये है कि टाउन ए इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंसेज में मैंने आपको क्या बताया बच्चों, कंपास यूज करना है। आपने क्या करना है, दिस सिंपली टेक अ रूलर and take the compass, put the
pointed end of the compass at the zero level of the ruler and open up the compass, जहां पर आपने पेंसिल अटैच की होती है, और उसको आप ओपन करेंगे कहां तक, जहां पर स्केल पर 5 लिखा होगा, 5 सेंटीमीटर। तो आपने कंपास को 5 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेना है। नाउ जस्ट पिक दिस कंपास एंड प्लेस इट ऑन पॉइंट ए। और जब आप इसको पॉइंट ए पर इस कंपास को प्लेस कर देंगे, तो पॉइंट ए पर प्लेस करने के बाद आपने क्या करना है, आप लोगों ने एक आर्क ड्रॉ करनी है, क्योंकि कंपास हमेशा जहां पर भी कंपास यूज होगा, याद रखना आर्क ड्रॉ करनी पड़ती है। तो पॉइंट ए पर आई प्लेस द कंपास, ओपन इट अप 5 सेंटीमीटर्स एंड आई सिंपली ड्रॉ एन आर्क समथिंग लाइक दिस। जो भी 5 सेंटीमीटर की आर्क बनती है वो आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने देखना है कि यार टाउन बी से क्या रिलेशन दिया हुआ है। तो टाउन बी से भी डिस्टेंस दिया हुआ है। जब डिस्टेंस दिया हुआ है तो उसका मतलब है कंपास यूज करेंगे, आर्क बनाएंगे। तो अब टाउन बी पे मैंने कंपास पहले 5 cm खोला था ए से, अब मैं कंपास को ओपन करूंगा 8 सेंटीमीटर। When I'll open the compass 8 centimeters and put it on town B, और जब मैं यहाँ से आर्क ड्रॉ करूंगा तो वो आर्क इस तरह से कुछ बनेगी, और जो ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, ये मेरा टाउन सी लोकेट हो जाएगा। अब आप टाउन सी लोकेट करने के बाद उसको ए और बी से ज्वाइन कर भी सकते हैं, और अगर नहीं भी करें तो भी कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद उसने इसी क्वेश्चन में कहा कि मेजर द बेयरिंग ऑफ टाउन सी फ्रॉम टाउन ए। तो फ्रॉम के बाद उसने कौन सा लेटर इस्तेमाल किया है, द वर्ड टाउन ए हैज बीन यूज्ड। तो आपने इसका मतलब है टाउन ए से एंगल मेजर करना है। फ्रॉम के बाद जो भी लिखा होगा लेटर, वहां से एंगल मेजर होता है। तो हम टाउन ए पर जाएंगे, और टाउन ए पर द स्टेप नंबर 1 इज टू ड्रॉ अ नॉर्थ विच इज ऑलरेडी ओवर देयर। स्टेप नंबर 2 इज टू मेजर द एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब तक सी वाली लाइन ना आ जाए। सी वाली लाइन क्यों, क्योंकि हमने बेरिंग निकालनी ही किसकी है, सी की बेरिंग निकालनी है। कहां से निकालनी है, ए से निकालनी है। तो हम ए से सी की बेरिंग निकालें तो मुझे ये एंगल मेजर करना है। तो इस एंगल को मेजर करने के लिए ऑब्वियसली आई हैव टू यूज द प्रोट्रैक्टर, द डी, एंड आई हैव टू प्लेस दैट प्रोट्रैक्टर अलोंग द लाइन ऑफ नॉर्थ। यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से प्लेस करना है प्रोट्रैक्टर को। यहाँ पे मेरा सेंटर ऑफ द प्रोट्रैक्टर होना चाहिए, और उसके बाद आई मेजर द एंगल एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर मैं अपना एंगल मेजर करूंगा, और जो अक्यूट वैली वैल्यू होगी, अक्यूट एंगल्स जो है ना, आपके प्रोट्रैक्टर में दो लाइन ऑफ एंगल्स चल रही होती है। एक लाइन ऑफ एंगल ऊपर चल रही होती है, एक लाइन ऑफ एंगल्स नीचे चल रही होती है। तो जो आपके अक्यूट एंगल्स होते हैं वो नीचे वाली लाइन से उठाए जाते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल्स ऊपर वाली लाइन से उठाए जाते हैं। तो इस पॉइंट पर जो नीचे वाली लाइन का एंगल होगा, लेट्स सपोज 80 समथिंग आ रहा है, तो लेट्स सपोज मैंने मेजर किया 85 डिग्रीज आ रहा है, तो मैं अपने आंसर में बच्चों 85 लिखूंगा तो मेरे मार्क्स कट जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखना है 085 एंड देन पुट अ डिग्री, क्योंकि बेयरिंग इज ऑलवेज मेजर्ड इन 3 डिजिट्स। अब जो मैंने आप लोग को बाकी दो केस सिनेरियोस बोले हैं, कि अगर दोनों में एंगल्स दे दिए जाएं और एक में एंगल और एक में डिस्टेंस दे दिया जाए, तो क्या करना है, वो मैं आपको इस शीट पे जहां पर हम डिस्कशंस कर रहे हैं इसी में समझाता हूं, ओवर हियर इन द एम्प्टी स्पेस। ओके, तो इफ अ क्वेश्चन कम्स समथिंग लाइक दिस, लेट्स सपोज एग्जामिनर ने आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके दी, और यहां पर लिखा हुआ है पॉइंट ए, और यहां पर लिखा हुआ है पॉइंट बी। अब उसने कहा कि टाउन सी is at a bearing at a bearing of 45 degrees from A. Information number 1. And information number 2 वो कहता है कि टाउन C at a distance of let's suppose उसने हमको किलोमीटर्स में दिया, आपने उसको कन्वर्ट कर लिया स्केल के मुताबिक, और आपका डिस्टेंस आ रहा है लेट्स सपोज 7 सेंटीमीटर्स फ्रॉम A. So you have these two pieces of information and you have to construct a triangle. Yeah, you have to identify the location of town C. अब टाउन सी जो है वो टाउन ए से 45 डिग्री की बेरिंग पर है। इसका क्या मतलब है, 45 डिग्री की बेरिंग का मतलब है फ्रॉम ए, का मतलब है आपने ए पे जाना है, और ए पर आपने प्रोट्रैक्टर को प्लेस करना है along the given straight line. Once you have placed the protractor along the given straight line, you have to measure the angle 45 degrees. अब मैं 45 डिग्रीज जब मेजर करूंगा, तो मैंने मेजर करना है टूवर्ड्स दिस साइड। इस साइड पर मैंने 45 डिग्रीज फाइंड आउट करना है, नॉट ऑन दिस साइड। लेट्स सपोज मैं 45 जो इस साइड पर आ रहा है वो लिख दूं यहाँ पे, तो जब मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो ये जो एंगल बनेगा ये ऑब्वियसली ऑब्ट्यूस है, तो वो गलत हो जाएगा। तो आपने एंगल मेजर करना है किस तरफ, जहां पर आपका 45 अक्यूट लाइन ड्रॉ, अक्यूट एंगल बन रहा हो। तो यानी कि आई विल put a point somewhere over here where the mark on the protractor says 45. Once I have put a point over here, I'll remove the protractor from this place
and what I'll do is I'll join the point A and the point over here with a straight line. ये मेरा एंगल आ गया लेट्स सपोज 45 डिग्रीज का। तो मेरी ये पहली और ये स्ट्रेट लाइन आपने थोड़ी सी एक्सटेंड कर देनी है, आपके पेज स्पेस जितनी मौजूद है आपने उसको एक्सटेंड कर लेना है। सेकंड इंफॉर्मेशन कहता है कि जो टाउन सी है वो जो है एट अ डिस्टेंस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर्स है फ्रॉम टाउन बी। टाउन ए से तो हो गया ना, टाउन बी की इंफॉर्मेशन है कि और टाउन बी से एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर है। तो जब जहां पर डिस्टेंस दे दिया जाएगा वहां पर आपने कंपस यूज करना है और कंपस यूज करके आपने आर्क बनानी है। तो मैं बी पर जाऊंगा, आई ओपन द कंपस, हाउ मच द डिस्टेंस इज गिवन व्हिच इज 7 cm। अगर किलोमीटर्स में गिवन होगा बच्चों तो स्केल लाजमी दे दिया जाता है, आपने उसको स्केल के मुताबिक कन्वर्ट कर लेना। नाउ आई ओपन द कंपस 7 सेंटीमीटर्स, और मैं जब कंपस को यहाँ पर प्लेस करूंगा, लेट सपोज मैंने कंपस को प्लेस कर दिया, द पॉइंटेड एंड ऑफ द कंपस ओवर हियर, यहाँ पे मैंने उसको प्लेस कर दिया, एंड द अदर एंड ऑफ द कंपस आई हैव ओपनड इट अप्रोक्सीमेटली 7 सेंटीमीटर। तो आपके पास स्केल है, आपने उसको एग्जैक्टली 7 cm ओपन करना है। और ओपन करने के बाद मैं क्या करूंगा, आई ड्रॉ एन आर्क लाइक दिस, यहाँ पर एक आर्क बन जाएगी। आर्क बनाने के बाद मैं देखूंगा कि जो मैंने आर्क ड्रॉ की है और जो मैंने लाइन ड्रॉ की है 45 डिग्री के एंगल पे, ये दोनों कहां पर किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट विल बी टाउन सी। So this is how you have to find out town C given an angle from one point and and distance from the other point. और अगर बच्चों दोनों तरफ से एंगल्स दिए जाएंगे तो ऑब्वियसली पर आपने दोनों तरफ से एंगल मेजर करके प्रोट्रैक्टर की हेल्प से दो लाइंस बनानी होंगी, उसमें आर्क्स नहीं बनेंगे, एंगल मेजर करके दो लाइंस बनेंगी और वो जो दो लाइंस जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वो आपका टाउन सी होगा। दिस इज द ओनली रेलिवेंट पार्ट लेफ्ट इन द सिलेबस फ्रॉम कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट। अच्छा, इसके बाद अब हम यहाँ पर थे। प्रीवियसली आपके पेपर्स में मैट्रिसेस का क्वेश्चन आता था, अब आपके पेपर में से मैट्रिसेस रिमूव हो गया है, तो मैट्रिसेस वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद अब ये जो है सर्ट्स, सिंप्लीफाइंग एंड रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मेरे पास सर्ट्स की एक वर्कशीट है, मैं क्लास के बाद आप लोगों से शेयर करूंगा, उसमें रैशनलाइजेशन और सर्ट्स सारा डिटेल में प्रैक्टिस मटेरियल मौजूद है। जो बच्चा वर्कशीट पूरी कर लेगा उसके एग्जाम में अगर सर्ट का सवाल आए कभी गलत नहीं होगा। दूसरी चीज, जो मैंने मॉक एग्जाम डिजाइन किया है उसमें मैंने सर्ट के थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस डाले हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, और वो मेरे हिसाब से मई जून में भी थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन आना है, क्योंकि ऑलरेडी 2025 के दो आपके जो है ना वो वेरिएशंस हो चुकी हुई है, मई जून का और अक्टूबर का पेपर गुजर चुका हुआ है सर्ट जाने के बाद, और उन दोनों में सवाल आ चुके हैं सर्ट के। तो इस दफा एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन टेक्निकल देगा, ये आप याद रखें लाजमी। तो सर्ट बहुत अच्छा आपको आना चाहिए और रैशनलाइजेशन भी। So this has been now examined for all O levels and IGCSE students and it appears in the non-calculator paper 1। तो आपका जो P1 है इसमें श्योर शॉर्ट सर्ड और रैशनलाइजेशन का सवाल आने वाला है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ स्पेसिमेन पेपर में सर्ड्स और रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल पेपर के एंड पे आया हुआ है, लास्ट बिल्कुल एंड एंड पे सवाल आया हुआ है। और वो क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह का है कि यहाँ पर आपको दो सर्ड्स दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि इनको सिंप्लीफाई करें। अब आपने इंसर्ट्स को सिंप्लीफाई करना सीखना है, और भी कुछ इनकी जो रूल्स हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स है, वो मैं आपको यहाँ पे साथ साथ एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सर्ट जो होता है, सर्ट कहते हैं किसको है बच्चों, सर्ट कहते हैं ऐसे स्क्वायर रूट नंबर को, ये जो फुल पैकेज है ना, खाली 75 नहीं, इसके साथ स्क्वायर रूट भी, ये जो फुल पैकेज है, दिस इज अ सर्ट। एंड सर्ट्स आर ऑलवेज इरेशनल। पेपर 1 में बच्चों एक क्वेश्चन आता है कि write down an irrational number between two consecutive integers, let's suppose आगे आपके पास two consecutive integers 6 and 7, और आपसे एग्जामिनर सवाल करे कि जी एक इरेशनल नंबर जो है वो 6 और 7 के दरमियान लिखे। आप प्लीज ये ना समझना कि मैं मीम की वजह से 6 और 7 यूज कर रहा हूँ, लिटरली ये एक वो इत्तेफाक ही है कि नंबर्स मेरे जहन में आ गए, ठीक है। तो ये जो दो नंबर्स हैं इनके दरमियान में मैंने लिखना है एन इरेशनल नंबर, आई हैव टू फाइंड आउट एन इरेशनल नंबर। याद रखना जब भी ये वर्ड इरेशनल इस्तेमाल होगा ना, एग्जामिनर आपसे सर्ड को लुक आफ्टर करवाए, यानी कि वो कह रहे हैं कि यार बच्चे को ये स्पेसिफाई करना आना चाहिए कि मैंने लिस्ट ऑफ गिवन नंबर्स में से सर्ड ढूंढ के निकालना है। क्योंकि आप याद रखना कभी भी आप कोई गिवन फ्रैक्शन को खुद से नहीं लिख सकते एज अ सर्ड, या कोई डेसिमल नंबर आप खुद से लिख दो जी 1.333 खुद से लिख दिया, ये सर्ड नहीं है, ये आपका प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि आप ये नंबर पूरा यहाँ पर लिख कर आओ।
या ये इर्रेशनल नहीं है। इर्रेशनल नंबर्स या सर्ड्स वो नंबर्स होते हैं जो कभी जिनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। आपके जो रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं ना बच्चों, रिकरिंग डेसिमल्स भी नॉन टर्मिनेटिंग हैं। रिकरिंग डेसिमल्स भी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन क्योंकि उसमें एक सेट पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो सारे के सारे रिकरिंग डेसिमल्स एज अ फ्रैक्शन लिखे जा सकते हैं। तो रिकरिंग डेसिमल्स याद रखना आपके इररेशनल नहीं होते। तो अगर आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स दे दी जाए और उसमें से कोई एक नंबर ऐसे लिखा हो 0.23 और आप कहो कि यार हाँ रिकरिंग आ गया, ये मैं लिखाता हूँ, तो ये इररेशनल नहीं होगा, याद रखना। उस लिस्ट में आपने स्क्वायर रूट नंबर ढूंढना है जिसका आप स्क्वायर रूट ना ले सकें। स्क्वायर रूट ऑफ 7, फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 11, ऑल द स्क्वायर रूट नंबर्स ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स आर इररेशनल एंड ऑब्वियसली सर्ड्स। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है। दूसरी चीज, अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या कैसे फाइंड आउट करेंगे कोई इर्रेशनल नंबर किसी भी रेंज में। देखो आपका एक सिंपल तरीका है, चाहे जो मर्जी दो नंबर्स आ जाए, आपने क्या करना है, लेफ्ट वाले नंबर का आपने करना है स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर होता है बच्चों 36। नाउ आई नो दैट इफ आई टेक द स्क्वायर रूट ऑफ 36, द आंसर इज 6। सही है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 जो है वो 6 के इक्वल है। इसी तरह 7 जो है वो किसके स्क्वायर रूट के इक्वल होगा बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 49 के इक्वल होगा। यानी कि जो स्क्वायर रूट है 49 का वो असल में किसके इक्वल है, 7 के इक्वल। तो ऑल द स्क्वायर रूट नंबर्स फ्रॉम स्क्वायर रूट ऑफ 37 टू स्क्वायर रूट ऑफ 48 आर इररेशनल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 7। तो आप इनमें इस लिस्ट ऑफ नंबर्स में से कोई भी लिखाओ, आपका आंसर इन इररेशनल नंबर बिटवीन 6 एंड 7 होगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखाता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 40, सो दिस आंसर विल बी करेक्टेड एंड गिवन फुल मार्क्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको सवाल आता है, लेट्स सपोज कि राइट डाउन एन इररेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, लेट्स सपोज, तो आपको पता है यार 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 1 जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 1 जो है असल में 1 के इक्वल है। और 2 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है वो 2 के इक्वल है। तो फिर 1 और 4 के दरमियान कौन से स्क्वायर रूट नंबर्स आएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 आर बिटवीन 1 एंड 2, so these two are the irrational numbers between 1 and 2. So this is how you have to identify. अच्छा, अब हम चलते हैं towards the concept of surds, कि अब सर्ड्स का जो आपके सिलेबस में एड इन हुआ है, इसके अलावा जो मैंने अभी समझाया, इसके अलावा वो ये एड इन हुआ है बच्चों कि आपको सर्ड्स की डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के रूल्स पता होने चाहिए। सबसे पहला बेसिक रूल है एडिशन का, और वो ये है कि जब तक आपके सर्ड्स, फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है पी स्क्वायर रूट क्यू प्लस, लेट्स सपोज हम यहाँ लिख लेते हैं पी, यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको क्यू स्क्वायर रूट ऑफ क्यू। मैं फिर इसकी एग्जांपल भी लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जब तक आपके सर्ड के अंदर सेम चीज या सेम नंबर ना नजर आए, तब तक हम कोफिशिएंट्स को ऐड नहीं करेंगे। बिकॉज आई कैन सी क्यू इन बोथ द सर्ड्स, so I will simply add the coefficients. So this will become p plus q, whatever the answer is, and then I'll write down square root of q along with it. इसकी एग्जांपल ये है कि अगर लिखा होता 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इसका मतलब होता है कि मैं इसके कोफिशिएंट्स 2 एंड 5 ऐड करता है, एंड दिस वुड बिकम 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3। So this is the rule for adding or subtracting surds, that until and unless you don't have the same number inside a surd, you cannot add or subtract it. तो ये जो सवाल आ रहा है ना बच्चों, ये वाला क्वेश्चन, अगर आपको सर्ड, दो सर्ड्स दे दिए जाएं और ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, याद रखना कभी भी डायरेक्टली नहीं करना, ये एग्जामिनर का ट्रैप है। मैंने मेजोरिटी बच्चे देखे कि वो 75-27 ऐड कर देते हैं और फिर उसको पी स्क्वायर रूट क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इनको आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते। इनको आपने ऐड तभी करना है जब आपके सर्ड के अंदर वाला नंबर दोनों में सेम ना हो जाए। अब उसको हमने सेम करना किस तरह है, आप ये समझ लें। इसको मैं आपके इस डॉक्यूमेंट में एक्सप्लेन करता हूँ ओवर हियर। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, फिर मैं ये डॉक्यूमेंट आप लोगों से शेयर कर लूंगा ताकि आप उसको बाद में भी रेफर कर सकें। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको सर्ड की एडिशन सब्ट्रैक्शन से रेलेवेंट क्वेश्चन समझाता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 75 plus square root of 27. This was the question given in the specimen paper. Now you have to convert square root of 75 into a simpler surd, which is कि इसको आपने अब p square root q फॉर्म में चेंज करना है। इसका ना एक बड़ा सिंपल और बेसिक मेथड होता है कि आप 75 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिखें
और उनमें से एक नंबर आपने हमेशा स्क्वायर नंबर सेलेक्ट करना है, और हमेशा होगा, ऐसा नहीं है कि आपको स्क्वायर नंबर ना मिल रहा, हमेशा होगा। तो मैं इसको लिखूंगा 25 टाइम्स 3। 75 इज व्हाट? 25 टाइम्स 3। I'll put a square root on 25 and I'll put a square root on 3 because क्योंकि ये square root of 75 है, तो दोनों पे square roots आएंगे। और फिर square root of 25 की वैल्यू बच्चों होती है 5, और square root of 3 क्योंकि सर्ड है, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो मैं इसको यहाँ पे एज इट इज लिख दूंगा। तो square root of 75 सिंप्लीफाई होकर p square root क्यूब फॉर्म में ये बन जाएगा। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 27 को हम करते हैं, तो 27 पे गौर करें नंबर पे इटसेल्फ। तो 27 इज अ प्रोडक्ट ऑफ 9 एंड 3। I'll put a square root on 9, I'll put a square root on 3. What is the square root of 9? The square root of 9 is 3, and this will be copied down as it is. तो ये आपका बन गया 3 स्क्वायर रूट 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 27 का ये सिंपलेस्ट आंसर आ गया, और स्क्वायर रूट ऑफ 75 का ये सिंपलेस्ट आंसर आ गया। नाउ आई कैन सी दैट द वैल्यूज इनसाइड द सर्ड are 3 over here and 3 over here, hence I can add the coefficients. So 5 plus 3 will be equal to what? 8 square root 3. So this is how you have to add the surds. अच्छा, यहाँ पर नॉर्मली बच्चों को एक और कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है कि आपको अगर कोई प्रोडक्ट ना मिल रहा हो, कोई बड़ा नंबर आ जाए और आपको ना समझ आ रहा हो कि यार मैं स्क्वायर नंबर कौन सा ढूंढूं अब बैठ के, तो जब मुश्किल सवाल आएगा आपने सिंपली क्या करना है, आपने इसको इस तरह करना है। जैसे 75 गिवन है आपको, तो आपने इसकी सिंपल लैडर मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर देनी है। 75 को मैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जिससे डिवाइड कर सकता हूँ, दैट इज 3। सो 3 टाइम्स 25। उसके बाद मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ 5 से, सो दैट इज 5 टाइम्स 5। उसके बाद मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ अगेन 5 से, दैट इज 5 टाइम्स 1, एंड देन आई स्टॉप ओवर हियर। अब मैं क्या करूंगा, इनसाइड द स्क्वायर रूट ऑफ 75 आई राइट डाउन 75 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स व्हिच इज 3 टाइम्स 5 टाइम्स 5। मैंने उसकी जगह पर ये लिख दिया। अब जब क्योंकि मैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहा हूँ बच्चों, तो जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो व्हाट वी डू इज वी मेक पेयर्स ऑफ 2। वी मेक पेयर्स ऑफ 2। तो जिसका पेयर ऑफ 2 बन जाएगा, आपने उसको सर्कल कर देना है, और उसके बाद जिसका पेयर बन रहा है आपने उस नंबर को बाहर निकाल देना है। यानी कि मैं यहाँ से 5 को बाहर लिख दूंगा बस। नाउ व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड वुड बी लेफ्ट अलोन इनसाइड, एंड स्क्वायर रूट का साइन अभी भी इंटैक्ट रहेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अगर आपको ना समझ आ रहा हो कि मैंने प्रोडक्ट क्या लेना है, तो आप उसकी सबसे पहले स्टेप नंबर 1 प्राइम फैक्टराइजेशन करें, स्क्वायर रूट के अंदर इन नंबर्स को लिखें, 2 के पेयर्स बनाएं, उनको बाहर निकाल दें, जिनका पेयर नहीं बनेगा वो अंदर रह जाएंगे। अगर अंदर रहने वाले नंबर एक से ज्यादा हो, यानी कि 3 है तो कोई 7 भी आ रहा हो लेट्स सपोज, और पेयर ना बन रहा हो, तो वो अंदर वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और अगर 2 के पेयर्स एक से ज्यादा हो, जैसे 5 का पेयर बन रहा है, हो सकता है 3 का पेयर बन रहा होता, तो जिनके पेयर्स बन रहे होंगे वो बाहर आके आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। So this is one of the methods and this is the other method of adding two surds. अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि कभी कभार एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन भी आपको दे सकता है। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 40 डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5, और इसको हम कर लेते हैं डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 10, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 24 over 3. Now the answer to this is equal to k. Find the value of k. Find the value of k. अब ये किस तरह करना है, ये भी सर्ड का एक क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर वर्ड रैशनलाइज नहीं यूज हुआ, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। जहां पर सिर्फ और सिर्फ जहां पे रैशनलाइज का वर्ड इस्तेमाल होगा, वहां पे आपने वो करना है कि जो आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं विद द सेम नंबर। अभी मैं उस पर आया नहीं हूँ, अभी हम सर्ड के कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि जो नंबर्स आउटसाइड द सर्ड हैं 24 एंड 3, आई कैन सिंपली कट देम 3 times 1 and 3 times 8. So I simplified the numbers outside the surd and I am left with 8 over here. अब मेरे पास जो अंदर बच गया है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 40 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब ये सर्ड का रूल है, ये याद रख लो, अपने पास लिख लें कि अगर दो सर्ड्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस, then you can write them inside a single square root and multiply the numbers together. और इसी तरह अगर दो सर्ड्स आपस में डिवाइड हो रहे हो अलग अलग, तो आप एक ही दफा स्क्वायर रूट का साइन लगा के उनको आपस में डिवाइड भी कर सकते हैं।
तो इस केस में वही एग्जांपल आ रही है कि स्क्वायर रूट ऑफ 40 और स्क्वायर रूट ऑफ 10 डिवाइड हो रहे हैं अलग अलग, तो आप लिखेंगे 8 टाइम्स, यू पुट अ स्क्वायर रूट साइन वंस एंड यू डिवाइड 40 बाय 10। सो आई एम लेफ्ट विद व्हाट, आई एम लेफ्ट विद, कट द जीरोस, मेरे पास बच गया अंदर 4 बस। तो ये हो गया 8, ब्रैकेट के अंदर मेरे पास बच्चों बच गया सिर्फ और सिर्फ 4। अब मैं जब, हाँ स्क्वायर रूट ऑफ 4, क्योंकि स्क्वायर रूट तो है ना अभी उधर, मैंने 40 और 10 को डिवाइड किया, स्क्वायर रूट को एक ही दफा लिखा और फिर अंदर डिवीजन की, तो मेरे पास 4 बच गया। अब आप देखो स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया मेरे पास सर्ड के अंदर, जिसका मैं स्क्वायर रूट ले सकता हूँ। तो आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है लाजमी, तो हो जाएगा 8 टाइम्स 2, and the answer, the final answer will be 16. So this is one of the other concepts of surd as well. तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल ये था कि सर्ड के अंदर वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल ये है कि अगर दोनों सर्ड होंगे तो फिर वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे या डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन अगर एक वैल्यू होगी सिर्फ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं, अगर एक वैल्यू है 5 जो कि मल्टीप्लाई हो रही है ब्रैकेट के अंदर, लेट सपोज स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 के साथ, लेट सपोज, तो नाउ इन दिस केस, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा और एडवांस कर देता हूँ ताकि आप लोग क्वेरी कवर हो जाए, स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिख देते हैं यहाँ पे, फिर इसको हम बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि 5 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3 के साथ, बिकॉज 5 इज नॉट अ सर्ड, तो मैं 5 को सिर्फ स्क्वायर रूट 3 के साथ लिख दूंगा अटैच करके। उसके बाद आई पुट अ माइनस साइन, क्योंकि माइनस इधर आ रहा है। अब मैं देखूंगा 5 के अगला किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 5 के साथ, विच इज आल्सो नॉट अ सर्ड, so this would become 5 square root 5, and because both the surds have different numbers you cannot subtract them, so this is your final answer। लेकिन अगर एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता जैसे 7 है और ब्रैकेट के अंदर लिखा होता 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7, लेट सपोज, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको भी मैं स्क्वायर रूट ऑफ 7 लिख देता हूँ। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, और इसके साथ हम लिख देते हैं 5, ठीक है। ये आपकी एग्जांपल है। इस केस में आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि यार जो नॉन सर्ड नंबर्स हैं वो कौन से हैं। तो जो नॉन सर्ड नंबर्स हैं वो है आपका 5 और वो है आपका 2। तो आई सिंपली मल्टीप्लाई देम टुगेदर, 5 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, आपका आंसर आ जाएगा 10। और जो सर्ड वाले नंबर्स हैं वो है स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो मैं स्क्वायर रूट एक दफा लिखूंगा ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके और 7 को आपस में मल्टीप्लाई करा दूंगा। नेक्स्ट स्टेप, दिस वुड बिकम 10 एंड स्क्वायर रूट के अंदर आपका लिखा होगा 49, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7। तो ये 10 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 के साथ और आपका आंसर आ जाएगा 70। तो ये कुछ रूल्स मैंने रिवाइज किए सर्ड के आपके सामने। अब हम चलते हैं अगली चीज के ऊपर जो आपके सिलेबस में बहुत जरूरी है। अभी मैंने रैशनलाइजेशन का आपको क्वेश्चन कराना है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द सिलेबस। उसके बाद अगली चीज जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके, दिस वाज, इसके क्वेश्चंस बड़े लिमिटेड थे पहले, और लिमिटेड से मुराद ये है कि नॉर्मली ये लिंक था कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस ही मेजॉरिटी आते थे जो कि अभी भी आने हैं। लेकिन अब जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके के क्वेश्चंस एक्सप्लिसिटली क्वेश्चन किए जाएंगे आपके पेपर में, और ये ज्यादातर पेपर 2 में ही आता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में 3 चीजें अननोन हो सकती है। मैं आपको बता देता हूँ, इसका मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, और जो 3 चीजें अननोन होंगी वो भी लिखवा देता हूँ। इन केस अगर ये P1 में आया तो आपकी कैलकुलेशंस उस मुताबिक होंगी कि आप उसको सिंप्लीफाई कर सकेंगे, और ये भी मैं बता देता हूँ कि अगर P1 में आया भी तो कौन सा मैक्सिमम केस आएगा, ये भी बता देता हूँ। अच्छा, इसका फॉर्मूला ये होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके रेट का, आप लिख लें अपने पास, b इज इक्वल टू a ब्रैकेट 1 प्लस माइनस r ओवर 100 टू द पावर n टू द पावर t एनीथिंग, सही है। इन, और इसमें b क्या चीज होती है, b होती है आफ्टर इंक्रीज या डिक्रीज, यानी कि आफ्टर डिके या ग्रोथ, जो वैल्यू बाद में होगी इंक्रीज होने के बाद या डिक्रीज होने के बाद, वो b है। a जो है वो है आपकी इनिशियल वैल्यू, initial value, for example the initial population of insect population in 2010 was फला फला, तो उसका मतलब है कि जो इनिशियल वैल्यू है वो आपकी एक ही जगह पर प्लग इन की जाएगी। इसके बाद तीसरी चीज इस फॉर्मूले में जो अननोन लिखी जो लिखी गई है वो है प्लस माइनस। प्लस कब यूज करेंगे, जब क्वेश्चन में ग्रोथ या इंक्रीज का वर्ड इस्तेमाल होगा, और माइनस कब यूज करेंगे, जब क्वेश्चन में डिके या फिर डिक्रीज का वर्ड इस्तेमाल होगा। इसी तरह आर क्या होता है, आर होता है आपका परसेंटेज रेट, यानी कि कितने परसेंट ग्रोथ है हर साल या कितने परसेंट जो है वो डिक्रीज है हर साल। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने समझनी है, इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली यहाँ पर यह है कि फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में लिखा होता है कि आफ्टर एवरी आफ्टर एवरी 2 years
द पॉपुलेशन इंक्रीजेस 5%, लेट सपोज आफ्टर एवरी 2 years, हर 2 साल के बाद पॉपुलेशन में इंक्रीज आ रहा है, 1 साल बाद नहीं, हर 2 साल के बाद। तो आर की जगह पर तो मैं 5 लिखूंगा, लेकिन मैं एन की जगह पर क्या लिखूंगा? फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन अगर कहता है कि जी बताओ 10 साल के बाद कितना इंक्रीज आ जाएगा, 10 साल के बाद। तो अब बच्चे यहाँ पर मेजोरिटी मिस्टेक ये करते हैं कि वो एन की जगह 10 लिखाएंगे इस केस। क्यों ये गलत क्यों है? ये गलत इसलिए है कि आपने इसमें देखना है कि जो आपका रेट आपको जो दिया जाता है वो पर ईयर है, पर मंथ है, पर डे है, पर सेकंड है, या पर एवरी 2 years है, उसकी क्या रेट क्या है? यानी कि 5% तो है, लेकिन क्या हर साल बाद है, या क्या हर 2 साल बाद है, या क्या हर महीने बाद है? तो उस हिसाब से एन की वैल्यू डिसाइड होगी। तो ये जो रेट है परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज का, ये है हर 2 साल बाद। यानी कि 5% इज बीइंग इंक्रीज आफ्टर एवरी 2 years। तो इसका मतलब है कि 10 years में 5% का इंक्रीज कितनी दफा आएगा? 2 साल बाद एक दफा आ जाएगा, 4 साल बाद फिर से आ जाएगा, 6 साल बाद फिर से आ जाएगा, 3 हो गए, 8 साल बाद फिर से, और फिर इसका मतलब 10 साल बाद जो इंक्रीज आना है वो 5 टाइम्स आना है। 5% का जो इंक्रीज है वो 5 टाइम्स आना है। तो फिर एन की जगह पर इंस्टेड ऑफ 10 हम 5 प्लग इन करेंगे इस केस। सो रीडिंग दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ लिखा होता है कि इट इंक्रीजेस 5% एवरी ईयर, तो बस फिर अगर 5 साल है तो एन की जगह 5, अगर 10 साल है तो एन की जगह 10, जितने भी ईयर्स है वो आ जाएंगे। लेकिन अगर परसेंटेज के साथ आपने ध्यान देना है कि आपको क्या क्वांटिटी बताई जा रही है, मंथ्स बताया जा रहा है, ईयर्स बताया जा रहा है, तो उस हिसाब से फॉर्मूले में चेंजेस आएंगी। इसकी डिटेल डिस्कशन में क्वेश्चन के एग्जांपल के साथ पेपर 2 वाले मैराथन वाले दिन समझाऊंगा आपको। तो ये आपका फॉर्मूला है। एन इज व्हाट? एन इज द टाइम पीरियड। सही है, इसको हम लिखते हैं टाइम पीरियड। इट कैन बी ईयर्स, इट कैन बी मंथ्स, इट कैन बी एनीथिंग, सेकंड्स भी हो सकता है, डेज भी हो सकता है। तो ये टाइम पीरियड है एन। ठीक है, तो ये 5 चीजें इस फॉर्मूले में इंपॉर्टेंट है टू लुक अप टू फोकस ऑन टू। हाँ, अब इस क्वेश्चन में क्या क्या अननोन हो सकता है बच्चों, ये समझ लो। केस 1 क्वेश्चन वो आता है जब उसमें बी या ए अननोन होगा। अगर बी या ए में से कोई एक चीज अननोन है तो ऑब्वियस है आपको परसेंटेज रेट भी दिया जाएगा, आपको नंबर ऑफ ईयर्स भी बताए जाएंगे, तो आपने सिंपली वैल्यूज प्लग इन करनी है सारी, कोई एक अननोन होगा वो फाइंड आउट करनी। लेकिन अगर आपको रेट अननोन होगा, अगर लेट सपोज आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है, वो अननोन है, तो इस क्वेश्चन के एंड में एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है, दैट इज द यूज ऑफ कैलकुलेटर। आपको पता होना चाहिए कि आपने कैलकुलेटर में लेट सपोज एक वैल्यू आती है 10th रूट ऑफ लेट सपोज 0.03, ये फाइंड आउट करने के लिए आ जाता है। तो यू ऑल मस्ट नो हाउ टू टेक द 10th रूट। कैलकुलेटर पे कैसे करना है आप सबको लाजमी आना चाहिए, अगर नहीं आता अभी जाकर फौरी तौर पे चेक करें। उसके बाद जो दूसरी चीज है, एक सेकंड दे मुझे, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अच्छा जी, लेट्स बिगिन। तो जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था आप लोग के साथ वो था कि अगर आपके क्वेश्चन में आर अननोन हो जाएगा तो आपको एंड पे ये वाला स्किल ऑफ कैलकुलेटर टेस्ट होने वाला है। और अगर एन अननोन होगा बच्चों, यहाँ पर याद रखें, अगर नंबर ऑफ ईयर्स अननोन हो जाते हैं, तो जो एड मैथ्स वाले बच्चे उनको पता होगा कि लॉगरिदम्स क्या चीज़ हैं। तो एड मैथ्स वाले जो हैं वो इस तरह के सवाल जहाँ पर पावर्स अननोन होती हैं वहाँ लॉग्स की हेल्प से करते हैं। लेकिन बिकॉज ओ लेवल एंड आईजीसीएसई में लॉगरिदम्स इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस, नाइदर while doing these questions nor while doing the function वाले सवाल। फंक्शन वाले सवाल में मैं आपको समझाऊंगा कि एक दो सवाल हैं जो आप लोग बगैर उस ट्रिक के नहीं सॉल्व कर सकते, तो मैं भी आपको बताने लगा उस क्लास में। तो लॉगरिदम्स नहीं यूज करना है इसमें, आपने करना होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। सो यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड। तो जब ये आपका, और ये क्वेश्चन आना ही आना P2 में, तो इसको हम इंशाल्लाह P2 वाली मैराथन में डिस्कस करेंगे। आज हम P1 फोकस्ड चलेंगे। अब मैं चलता हूँ ऊपर टेबल की तरफ, क्योंकि ये टेबल एक दफा हमारा हो गया ना, फिर आगे वाली जो अगला पार्ट है बड़ा स्मूथली गुजरेगा इंशाल्लाह। तो इस पर आपने बस ध्यान से फोकस करना है।
यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो सिलेबस में नया ऐड हुआ है, दैट इज स्केचिंग कर्व्स विद एसिम्प्टोट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस वाज नेवर टेस्टेड बिफोर, बट नाउ दिस इज बीइंग एग्जामिन्ड। लीनियर ग्राफ बनाना, जो मैंने आपकी ऑल ग्राफ्स वाली क्लास ली है उसमें बड़ा डिटेल में मैंने किया है। इसके दो पार्ट्स हैं, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, वो आप देख सकते हैं, बल्कि देखें जिसने नहीं देखा। कि लीनियर की स्केचिंग आपको पता होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक ग्राफ की स्केचिंग आपको पता होनी चाहिए, क्यूबिक ग्राफ की स्केचिंग आपको पता होनी चाहिए, रेसिप्रोकल ग्राफ्स एंड एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स। ठीक हो गया। एंड आइडेंटिफाइंग द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स ओनली, नो ऑब्लीक एसिम्प्टोट्स। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ही है सिर्फ। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, जस्ट क्विक लेट्स क्विकली रिवाइज इट, कि जो आपके ग्राफ्स हैं कौन से वाले, दो तरह के, रेसिप्रोकल और एक्सपोनेंशियल। रेसिप्रोकल और एक्सपोनेंशियल। रेसिप्रोकल ग्राफ्स में दो असिम्प्टोट्स होंगे, हमेशा याद रखना। हमेशा दो असिम्प्टोट्स होंगे रेसिप्रोकल ग्राफ में, एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक वर्टिकल होगा। और जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स हैं उसमें एक ही असिम्प्टोट होगा, और वो सिर्फ और सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट होगा, याद रखना है। दूसरी बात, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट्स की इक्वेशन हमेशा y इक्वल्स टू समथिंग होती है, और वर्टिकल असिम्प्टोट्स की हमेशा x इक्वल्स टू समथिंग। और इसमें भी जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है फॉर एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स, वो भी y इक्वल्स टू समथिंग होगा। अब वो कैसे आइडेंटिफाई करना है आपने ये समझना है। रेसिप्रोकल इक्वेशंस की जनरल फॉर्म होती है y इज इक्वल टू a ओवर x प्लस b प्लस c, from where I can simply comment that the horizontal asymptote is y is equal to c। यानी कि जो वैल्यू यहाँ पर लिखी होगी ना, आपने उसको y के साथ लिख देना है। यहाँ पर जो साइन होगा एज इट इज यहाँ पे लिख देना है आपने, वो आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आपको मिल जाएगा। और वर्टिकल एसिम्प्टोट जो यहाँ पर वैल्यू लिखी होगी उसका साइन चेंज करके यहाँ लिखना है आपको, तो आपको वर्टिकल एसिम्प्टोट मिल जाएगा। सिमिलरली अगर एक्सपोनेंशियल ग्राफ आ जाता है और आपने उसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आइडेंटिफाई करना है, तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स की जो इक्वेशन होती है जनरल, वो होती है y इज इक्वल टू a टू द पावर, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं ताकि आपको जनरल फॉर्म याद रह जाए, a टाइम्स b टू द पावर x प्लस c। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट होगा बच्चों, उसकी इक्वेशन हमेशा होगी y इज इक्वल टू सी। यहाँ पर जो नंबर लिखा होगा वो आपने यहाँ लिख देना। अब मैं आपको इसकी जल्दी से एग्जांपल बताता हूँ कि अगर ये इक्वेशन आ जाती है y इज इक्वल टू 2 ओवर x माइनस वन प्लस फाइव, लेट्स सपोज, और इसकी इक्वेशन आती है y इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2 टू द पावर x माइनस सेवन, लेट्स सपोज। So by just simply looking at the first equation, the reciprocal equation, I can simply say that the horizontal asymptote of this equation is y is equal to 5, which is over here. And the vertical asymptote of this equation is x is equal to 1, because it was minus 1 over here, तो मैं यहाँ लिखूंगा 1. Similarly, by looking at this equation, the horizontal asymptote is y is equal to minus 7, एंड दैट्स इट। क्योंकि इसका एक ही होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, तो ये जो बाहर नंबर लिखा आ रहा है कांस्टेंट नंबर, ये एज इट इज यहाँ लिख देंगे y के साथ। ठीक हो गया। इसका जो ग्राफ होता है रेसिप्रोकल ग्राफ्स, जो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो आपका एक ग्राफ है ये वाला, जिसमें आपके दोनों ये क्रॉस क्वाड्रेंट्स होंगे। इसी में आपका एक और ग्राफ होगा रेसिप्रोकल का, जिसमें आपके दोनों ग्राफ्स ऊपर बनेंगे। इसी में एक और क्वाड्रेंट होगा जिसमें आपका एग्जैक्टली जो आपने ऊपर ड्रॉ किया उसका ऑपोजिट होगा, यानी कि इधर और इधर होगा। और इसमें इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा, दोनों ग्राफ्स नीचे होंगे। अब ये कौन कौन से ग्राफ्स हैं, यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ जस्ट टू मेक नोट्स, ताकि आप लोग को याद रहे। ये होता है y इक्वल्स टू वन ओवर एक्स का ग्राफ, या फिर y इक्वल्स टू वन ओवर एक्स क्यूब का ग्राफ। ये दोनों ग्राफ्स का सेम आउटपुट है, जस्ट नोट इट डाउन। ये है y इज इक्वल्स टू वन ओवर एक्स स्क्वायर का ग्राफ, द ओनली इक्वेशन। दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दिस, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, तो इसमें बस आपने माइनस साइन लगा देना है, y इक्वल्स टू माइनस वन ओवर एक्स, या फिर y इक्वल्स टू माइनस वन ओवर एक्स क्यूब। तो ये नेगेटिव वाले ध्यान से नोट डाउन करें, मैं इसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ, इसके चांसेस हैं कि आपके स्केचिंग के क्वेश्चन में आ सकती है नेगेटिव वैल्यूज। वन की जगह पर बच्चों अपने पास लिख लो, वन की जगह पर जो मर्जी नंबर आ जाए आपके स्केच में कोई फर्क नहीं आएगा। ये अपनी बात नोट डाउन यहाँ पे कर लें। हाँ, उसके आगे अगर प्लस माइनस हो रहा हो उससे फर्क आना है, उसके लिए आप वो डिटेल्ड वीडियो देखेंगे तो आपको सही से समझ आएगी, उसमें मैंने काफी डिटेल में स्केचिंग समझाई है इसकी। इसके बाद ये जो आखिरी ग्राफ है ये ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट है, तो ऑब्वियसली जो यहाँ पर हमने वन ओवर एक्स स्क्वायर लिखा था ये हो जाएगा माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर।
तो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स जो स्केचिंग में आ सकते हैं पेपर 1 में। अगर P1 में नहीं आया तो फिर P2 में लाजमी आएगा। और यहाँ पर जो जो टाइप ऑफ ग्राफ बनता है एक्सपोनेंशियल का, वो आपका बनता है इस तरह से, जो कि फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन हो चुका हुआ है। क्रॉस उसने हमेशा 1 से होना है। जैसे अगर यहाँ लिखा होता y इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर x, तब भी यही ग्राफ बनना था। अगर लिखा होता y इक्वल्स टू 3 टू द पावर x, तब भी यही ग्राफ बनना था। तो 5 3 वट एवर द वैल्यू इज, ग्राफ यही बनना है। हाँ, अगर क्वेश्चन आ जाए, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस दफा आएगा, y इक्वल्स टू 3 टू द पावर माइनस x, लेट सपोज x के बजाय नेगेटिव आ गया, तो आपका एग्जैक्टली यही ग्राफ बनेगा। लेकिन अब जो ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा था, अब इसका जो ग्राफ है, मैं इसको पर्पल में ड्रॉ कर रहा हूँ, वो ऊपर से नीचे आ रहा होगा ऐसे करके, और एक्स एक्सिस को अप्रोच करेगा लेकिन टच नहीं करेगा। ये आपका ग्राफ बनना है अगर माइनस एक्स आ जाता है तो। हाँ, आगे प्लस आ जाए या आगे कुछ माइनस हो रहा हो, तो उससे होता है कि आपका ग्राफ प्लस आ जाए तो ऊपर मूव कर जाएगा एग्जैक्टली उतना जितना यहाँ प्लस हो रहा होगा, और माइनस आ जाए तो आपका ग्राफ नीचे मूव कर जाएगा एग्जैक्टली उतना जितना यहाँ माइनस हो रहा होगा। फॉर डिटेल्स मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आई हैव अ होल डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस, और मैं इस सेशन के बाद लिंक भी शेयर कर दूंगा ताकि आप ग्राफ्स को एक दफा समझ लें, क्योंकि ये आना ही आना है, ये कोई चीज सीन ही नहीं है कि मिस हो। एग्जामिनर ने सवाल देना ही देना। उसके बाद आगे चलते हैं, कॉम्पोजिट फंक्शंस, डोमेन एंड रेंज, ये बहुत जरूरी बात है। यहाँ पर पहले सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम इनवर्स तक के सवाल आते थे। आईजीसीएसई में फिर भी कॉम्पोजिट आ जाता था, लेकिन ओ लेवल्स में बड़ा रेयरली आता था, आता ही नहीं था, बल्कि इनवर्स तक क्वेश्चंस थे। अब कॉम्पोजिट फंक्शंस आना शुरू हो गए। इसका मतलब ये होता है कि एक फंक्शन में किसी और फंक्शन को प्लग इन करना, इसको कहते हैं कॉम्पोजिट फंक्शंस। इनवर्स निकालना और डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना भी पार्ट ऑफ योर सिलेबस है। न्यू एम्फेसिस मींस दैट द क्वेश्चन इज मस्ट ऑन दिस एज वेल। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ जल्दी से यहाँ पे, और मैं फंक्शंस के सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ समझा देता हूँ जो बच्चों को नॉर्मली तंग करती हैं। ये आप बड़ा ध्यान से इसको नोट डाउन करेंगे अपने पास। अच्छा, फंक्शंस में लेट्स टेक सम फंक्शंस क्विकली। लेट्स टेक वन फंक्शन f of x is equals to 2x plus 1। एक फंक्शन हम ले लेते हैं g of x is equal to 3x minus 1 over 5। एक फंक्शन हम ले लेते हैं h of x is equal to 2 to the power x। अच्छा, अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है बच्चों के फाइंड आउट f of 1, लेट्स सपोज, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू लिखी जाए ब्रैकेट के अंदर, तो यू हैव टू प्लग इन दैट वैल्यू इन द प्लेस ऑफ x। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1 प्लस 1, तो आपका आउटपुट आ जाएगा 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो दिस इज द मोस्ट बेसिक केस एंड मेजॉरिटी ऑफ यू नो दैट। अगर सवाल आता कि f ऑफ x इज इक्वल टू 1, तो इसमें और इसमें फर्क ये है कि अब यहाँ पर आपकी बनेगी इक्वेशन। इक्वेशन से मुराद कि आपको पहले f ऑफ x एज इट इज लिखना है 2x प्लस 1, और उसको इक्वल रखना है आपने 1 के, एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट। सो दिस बिकम्स 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1, 2x इज इक्वल टू 0, हेंस x इज आल्सो इक्वल टू 0। ये इस तरह से सॉल्व हो गया। तीसरी चीज जो आ सकती है वो है आपका f इनवर्स ऑफ x। तो इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों के, स्टेप नंबर 1 इज राइट डाउन द गिवन फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। तो मैं इसको लिखूंगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं y और x को स्विच कर दूंगा। स्टेप नंबर 2 इज टू स्विच। स्विच करने से होगा ये कि यहाँ पर x आ जाएगा y की जगह पर, और x की जगह पर आ जाएगा y। स्विच कर दिया। स्टेप नंबर 3 इज के y को सब्जेक्ट बनाएं। y को सब्जेक्ट बनाएं, यानी कि y के इक्वल होना चाहिए बाकी सब कुछ, y अकेला छोड़ देना मैंने। तो उसके लिए क्या होगा, अब स्टेप नंबर 1 के ये 1 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर चला जाएगा। So this becomes x minus 1 is equals to 2y, and then this 2 will be divided, तो ये बन जाएगा x minus 1 over 2 is equal to y। जब y सब्जेक्ट बन जाएगा तो ये जो x के टर्म्स में आपके पास इक्वेशन आ रही है, this will be step number 4 your f inverse of x की इक्वेशन। ठीक हो गया। एक चीज का आपने बच्चों यहाँ लाजमी ख्याल रखना है, इनवर्स निकालते हुए जो बच्चों का एरर आता है, मार्किंग स्कीम से आंसर मैच नहीं हो रहा होता, कि जब आप x और y को स्विच कर देंगे, जो आप थर्ड स्टेप अप्लाई करेंगे y को सब्जेक्ट बनाने वाला, तो आपने ये नहीं करना कि मैं यहाँ से 2y को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाऊं। सही है, मैं इस 2y को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाऊं और x को यहाँ पर ले आऊं। उस केस में पता है क्या होगा, उस केस में हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स,
एंड y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर माइनस टू। ये डिनोमिनेटर में जो नेगेटिव साइन आ जाता है ना, ये तंग करता है बच्चों को और एग्जामिनर को भी नहीं पसंद। इसको अवॉइड करने के लिए आप लोगों ने मेक श्योर ये करना है कि जस्ट कीप दिस y ऑन दैट साइड ऑफ द इक्वेशन जहां पर ये पॉजिटिव रहे। तो मैं 2y को राइट हैंड साइड पर ही छोड़ दूंगा, बाकी सब कुछ वहां ले जाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली जो मेरा फाइनल आंसर आएगा उसमें डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन को मैं अवॉइड कर दूंगा। अब इसके बाद इसी में जो कंपोजिट वाला पार्ट है वो ये है कि फॉर एग्जांपल सवाल आता कि लिखें बच्चों g ऑफ f ऑफ x। तो g ऑफ f ऑफ x का मतलब ये है कि जो सबसे बाहर लेटर लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है कि इस फंक्शन में ये वाला फंक्शन प्लग इन होगा, g में f वाला फंक्शन प्लग इन होगा। तो जो g वाला फंक्शन है जो सबसे बाहर लेटर लिखा होगा, आपने स्टेप नंबर 1 सिंपली ये करना है कि आप उस फंक्शन को लिखो और उसकी x की जगह पर ना एक ब्लैंक प्लग इन कर दो, बस ब्लैंक डाल दो, बाकी फंक्शन एज इट इज कॉपी कर दें आप। तो मैंने g वाला फंक्शन बगैर देखे यहाँ पे क्या है, मैंने g वाला फंक्शन लिख दिया, 3x माइनस वन और 5 था, x की जगह मैंने ब्लैंक डाल दिया। अब आप देखो उसके आगे क्या लिखा हुआ है, इसके आगे लिखा है f ऑफ x। तो अब आपने इस ब्लैंक में f ऑफ x को प्लग इन कर देना है। व्हाट इज f ऑफ x? दैट इज 2x प्लस वन। तो मैं यहाँ पर इसको 2x प्लस वन को प्लग इन कर दूंगा। उसके बाद एग्जामिनर ने जो डिमांड की है, अगर वैल्यू प्लग इन करनी है, किसी चीज के इक्वल रखना है या एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके कंपेयर करना है, तो आपने उस हिसाब से उसका आंसर बता देना है। ये जितने क्वेश्चंस हैं मैंने मैराथन में सॉल्व करने हैं, उसका टाइम 3 घंटे इसीलिए कि मैं एक एक सवाल उसमें सॉल्व करवाऊंगा। यहाँ मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि किस किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि फाइंड द रेंज ऑफ f ऑफ x फॉर द डोमेन x इज ग्रेटर देन -5। ये क्वेश्चन भी कंपलसरी है, आ सकता है। अब इस क्वेश्चन में उसने आपसे रेंज मांगी है f ऑफ x की, अगर आपकी डोमेन जो है वो इसके इक्वल हो। डोमेन का मतलब बच्चों ये होता है कि आपको उसने बता दिया कि आप ये नंबर्स इस रेंज ऑफ नंबर्स को अपने फंक्शन में प्लग इन कर सकते हो। मतलब कौन से नंबर्स? x ग्रेटर देन -5। -5 इज नॉट इंक्लूडेड। मैं -4 प्लग इन कर सकता हूँ, मैं -3 कर सकता हूँ, मैं -2 कर सकता हूँ, मैं -1 एंड ऑल द नंबर्स टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड। ये जितने नंबर्स हैं मैं प्लग इन, इन नंबर्स को प्लग इन करने से आपके फंक्शन की वैल्यूज क्या आती हैं और क्या ट्रेंड बनता है वो आपने चेक करना है। अब आपको जो यहाँ पर नंबर लिखा होगा ना बच्चों, आपने सबसे पहले वो प्लग इन करना है, -4 नहीं, -5 प्लग इन, जो नंबर यहाँ लिखा होगा डोमेन में वो। तो मैं f ऑफ -5 की वैल्यू चेक करता हूँ, तो मेरा आंसर आता है 2 टाइम्स -5 प्लस 1। So this becomes -10 plus 1 and the value comes out to be -9। So this is the value when I've plugged in -5। अब मैं इसमें -4 प्लग इन करता हूँ, f ऑफ -4। f ऑफ -4 की वैल्यू आएगी 2 टाइम्स -4 प्लस 1। तो ये बन जाएगा -8 प्लस 1, तो मेरा आंसर आ जाएगा -7। इसका मतलब ये है कि मेरी वैल्यूज इंक्रीज कर रही हैं। नेगेटिव नंबर जितना छोटा होता है आपकी वैल्यूज इंक्रीज करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी रेंज होगी f ऑफ x की, वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है? वो स्टार्ट हो रही है -9 से, और उसके बाद वो वैल्यूज बढ़ते 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 पॉजिटिव में जा रही है। तो मैं रेंज लिखूंगा f ऑफ x इज ग्रेटर देन -9। सो दिस विल बी द रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि रेंज बताएं, तो उसकी रेंज ये है। आखिरी चीज जो मैंने यहाँ पे आपको समझानी है, उसके बाद मैं आपको डिटेल में क्वेश्चन भी बताऊंगा, उसका मैं आपको वीडियो लिंक भी शेयर करूंगा। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है बच्चों कि फाइंड एक्स, ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ सवाल फंक्शंस का, फाइंड एक्स इफ h इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 5। जस्ट सिंपली नोट दिस क्वेश्चन डाउन। ये सवाल अपने पास नोट कर लो, और एक और सवाल बता रहा हूँ वो भी नोट कर लो। फाइंड द वैल्यू of h inverse of 32। just note these two questions down। और ये जो फंक्शन है h of x वाला, ये भी अपने पास नोट डाउन कर लें। ये आप लोगों ने 2 सवाल करने हैं और इसको मैं ग्रुप में अभी डिस्कस करूंगा आफ्टर द क्लास, और इसका सोल्यूशन शेयर करूंगा, फिर आपने देखना है कि कैसे सॉल्व हुआ है। ये अपने पास लाजमी नोट डाउन कर लें। स्पेशली जो IGCSE वाले बच्चे हैं वो लाजमी नोट डाउन करें, ये सवाल 100% आना है आपके पेपर में। अच्छा जी, इसके बाद मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लें, इसके बाद मैं इसको कॉल कर दूंगा पर 1 2 3 4 5।
और मैं पीडीएफ भी शेयर करूंगा, किसी से नोट नहीं हुआ तो वो देख के कर सकता है बाद में। ओके, अब अगली चीज जो इस टेबल में मेंशन्ड है, that is also very important to understand, and we've been practicing that in the previous lectures, and that is completing the square method and sketching the graph with the help of finding out the turning point as well. तो ये आप लोगों ने अभी रिपीटेड पेपर्स में देख भी लिया होगा कि बड़े कॉन्स्टेंटली ये सवाल पूछा जा रहा है, जिसकी मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। स्पेसिमेन पेपर में, स्पेसिमेन पेपर में जो P1 है, इसमें आपके सामने सवाल उसने दिया क्वेश्चन 23, एक्स स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 19 को आप इस फॉर्म में लिखें, कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में, और फिर उसके टर्निंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करें। ये सवाल आया हुआ है। इसी तरह मैं पेपर 1-2 खोलता हूँ, यानी कि स्पेसिमेन पेपर के फौरन बाद जो पेपर रिलीज हुआ, यानी कि बच्चों ने ऑब्वियसली उस वक्त भी, जब वो 25 का पेपर दे रहे होंगे मई जून का, तो उन्होंने भी स्पेसिमेन पेपर पढ़ा होगा और ये सारी डिटेल्स पढ़ी होनी है। तो उसके बाद पेपर में लेट्स सी के टर्निंग पॉइंट का क्वेश्चन आया या नहीं आया, लेट्स सी। Okay, so this is in front of you. Exact same सवाल with different values. Question number 22 है, उसकी प्लेसमेंट भी बिल्कुल सेम जगह पर है, ऑलमोस्ट सेम सेम। आप देख सकते हो कि क्वेश्चन 22 में कंप्लीटिंग स्क्वायर का सवाल है और उसको आपने इस फॉर्म में चेंज करना है। चेंज करने के बाद आपने टर्निंग पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। ये स्पेसिमेन में था बस। इस पेपर में जो एग्जामिनर ने ओरिजिनल पेपर दिया मई जून 2025 में, उसने उसमें एक और चीज ऐड कर दी, और वो क्या ऐड कर दिया, उसने स्केचिंग द ग्राफ भी ऐड कर दिया कि अब आप स्केच भी करके दिखाएं। ठीक हो गया। इसी तरह आप अगले पेपर्स खोलेंगे तो उसमें उसने इक्वेशन को थोड़ा सा टेक्निकल करके एक्स स्क्वायर के बजाय बच्चों उसने 2x स्क्वायर समथिंग इक्वेशन, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी ऐड कर दिया। जब एक्स स्क्वायर में कोफिशिएंट ऐड होता है तो आपकी जो इक्वेशन है थोड़ी सी टेक्निकल हो जाती है। अब मैं इसको अगर आप लोग ने, मेजोरिटी बच्चों ने हैंड रेस किया अभी, तो मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म का सवाल अभी सॉल्व कर देता हूँ आपके सामने। अगर आप लोग को ऑलरेडी इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं तो फिर मैं आगे चलता हूँ। तो 20 hand raises would mean that I have to explain it. Please, please, please don't. Please don't. Please don't. 16, 17, ओहो क्रॉस हो गया। चलो जी समझा देता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन 23 के, मैं आपको क्वेश्चन 23 नहीं, मैं इसी सवाल से समझाता हूँ आपको। और मैं यहाँ पर ना आपको बच्चों वो भी समझा दूंगा कि अगर कोफिशिएंट आ जाए एक्स स्क्वायर का तो क्या करना है। तो प्लीज इसको आप ध्यान से एक ही दफा नोट डाउन कर लें कि मैं रिपीटेडली ये चीज बता चुका हूँ, प्रीवियस क्लासेस में भी बता चुका हूँ, बस इसको नोट डाउन कर लेना। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेंज करना है इस फॉर्म के अंदर। इस फॉर्म के अंदर चेंज कैसे करते हैं, आप पहले दो टर्म्स को एज इट इज कॉपी कर देते हैं नीचे, या मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ, बल्कि इसको और आसान करते हैं। आपने क्या करना है, क्योंकि आपने इसको इस फॉर्म में लेकर आना है ना, आप यहाँ पर लिखें, एक ब्रैकेट लगाएं, पुट अ स्क्वायर ऑन टॉप ऑफ इट, जस्ट पुट अ ब्रैकेट एंड पुट अ स्क्वायर ऑन टॉप ऑफ इट। ठीक हो गया। अब आप क्या करें, आप यहां पर देखें कि पहली टर्म क्या लिखी हुई है, जस्ट विदाउट द स्क्वायर, जस्ट लुक एट व्हाट द टर्म इज एक्स। दूसरी टर्म क्या लिखी हुई है, द टर्म इज 4। इसका हाफ करो, इसका हाफ बनता है 2, उसको यहाँ पे लिख दो। और साइन देखो इन दोनों के बीच में, साइन कौन सा है, उसको एज इट इज यहाँ कॉपी कर दो, यहाँ आ जाएगा प्लस। ये आपका बन गया x+2 होल स्क्वायर। बाहर लिखा हुआ था -12, उसको मैं यहाँ -12 लिख देता हूँ। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने +2 लिखा था अंदर, तो मुझे इसका -2 बाहर लिखना होगा लाजमी, और ये आपका हो जाएगा -2 का स्क्वायर। सही है। तो ये बन जाएगा आपका x+2 होल स्क्वायर -12 -4। सो दिस वुड बिकम x+2 होल स्क्वायर -16। ये तो एक शॉर्टकट था, इसको मैं फिलहाल आप लोग इग्नोर करें, मैं अब इसको आपको बेसिक मेथड समझा देता हूँ। बेसिक मेथड इसका ये है कि एक्स स्क्वेयर प्लस 4x-12 अगर लिखा है, आपने पहले दो को एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x को कॉपी पेस्ट करने के बाद अब आपने थोड़ा सा गैप देना है कि यहाँ पे दो टर्म्स आ जाएं और फिर एंड पे -12 लिख देना है। यानी कि मैंने इस इक्वेशन को एज इट इज लिखा, लेकिन फर्स्ट टू को पहले लिखा, बीच में मैं गैप लेकर आया और फिर मैं -12 को लिखा। ठीक है। अब यहाँ पर जो गैप मैंने लिखा है बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं ऐड करूंगा अ स्क्वायर ऑफ समथिंग एंड देन सब्ट्रैक्ट करूंगा अ स्क्वायर ऑफ समथिंग। Now what that is, that is the half of the coefficient of x. The coefficient of x in this equation is 4 and the half of 4 is 2. तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2, यहाँ पर भी लिख दूंगा बच्चों 2। इसके बाद मैं फर्स्ट थ्री टर्म्स को कन्वर्ट करूंगा बैक टू a प्लस बी होल स्क्वायर।
because right now I can see that this form is a square plus 2ab plus b square, और वो एक्सपेंशन किसकी होती है, वो a प्लस बी होल स्क्वायर की एक्सपेंशन होती है। तो मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा के पुट अ स्क्वायर ऑन टॉप ऑफ इट, आई विल पिक द फर्स्ट टर्म दिस विच इज a विच इज x, जो फर्स्ट टर्म है वो a होती है, यानी कि इस केस में वो x है। और जो ये लास्ट में लिखा होता है बी स्क्वायर होता है ना आपकी आइडेंटिटी में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2। लास्ट पहली टर्म उठाई और लास्ट टर्म उठाई, और साइन किसका आना है ये याद रखना, साइन मिडिल टर्म का आता है हमेशा, यहाँ पे आएगा प्लस। ठीक हो गया। नाउ आई एम लेफ्ट विद दीज टू वैल्यूज, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, एंड देन 2 स्क्वायर्ड इज 4, माइनस इज आउटसाइड, तो दिस विल रिमेन माइनस, तो ये हो जाएगा -4 और -12 जो इसके साथ लिखा जाएगा। इसको मैं ऐड सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल दूंगा, एंड दिस बिकम्स x प्लस 2 होल स्क्वायर -16। अब जब मेरे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म आ गई है, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ प्लस लिखा हुआ है, मेरे आंसर में तो माइनस आ रहा है। आपकी मेथोडोलॉजी ठीक होनी चाहिए, वर्किंग ठीक होनी चाहिए, साइंस डिफरेंट आ सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। पार्ट बी में उसने कहा कि यूज योर आंसर टू पार्ट ए टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्निंग पॉइंट। So the coordinate of the turning point by using the answer to part A is कि whenever you've converted your equation to the completing square form, you just simply have to pick two numbers. आपने बस दो नंबर उठाने हैं और वो यहाँ पर प्लेस करने, एक इधर एक इधर। कौन कौन से? जो ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखा होगा, जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, जो मर्जी नंबर लिखा हो आपने उसको उठाना है, यहाँ लिख देना है, और उसका साइन देखना है। अगर यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो फिर यहाँ पे माइनस नहीं आता, साइन ऑपोजिट। और जो दूसरा नंबर आपने उठाना है वो नंबर कौन सा है, ये बाहर लिखा हुआ है -16, ये आना है एज इट इज, ये इधर लिख देना है -16। तो सिंपल आपके जो एक मार्क है वो सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन को देखने से आपको मिल जाने हैं, वो है आपका -2 -16 आपका टर्निंग पॉइंट होगा। अगर यहाँ लिखा होता है x-1 होल स्क्वायर प्लस 10 लेट सपोज, तो आपका टर्निंग पॉइंट क्या होता है, इस पूरी इक्वेशन में दो ही नंबर है, एक -1 है एक 10 है, तो इधर भी यही आने हैं 100%। लेकिन फर्क क्या है, -1 का साइन चेंज होकर 1 हो जाना है, 10 ने एज इट इज आता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। स्केचिंग के लिए आपने वो वीडियो देखनी है, हम ज्यादा टाइम उस पर नहीं लगाएंगे, मैंने ऑलरेडी सारा डिटेल में उस वीडियो में समझाया हुआ। आगे चलते हैं। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज जो सर्कल थ्योरम में ऐड हो गई है, पहले सर्कल थ्योरम में थी, उसके बाद जब सिलेबस चेंज हुआ दोबारा ऐड हुई, फिर जो है ना वो सॉरी निकाल दी गई थी, उसके बाद अब ये दोबारा सिलेबस में ऐड हो गई है 2025 ऑनवर्ड्स, और वो प्रॉपर्टी है आपकी ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। एंड दिस ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से रेलेवेंट बहुत क्वेश्चंस एग्जामिनर दे रहा है और सवाल भी पूछ रहा है, और अगर जिस बच्चे को ये प्रॉपर्टी नहीं आ रही तो वो सवाल कंप्लीट नहीं कर सकता इस कॉन्सेप्ट के बगैर। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट्स चेक कि अगर स्पेसिमेन पेपर में एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है ऑल्टरनेट सेगमेंट का कि नहीं दिया। तो इसको पहले, और ये भी आप देख लो, अभी हमने एक्सपोनेंशियल ग्राफ पढ़ा था और उसने एक्सपोनेंशियल ग्राफ का सवाल दिया हुआ है स्पेसिमेन में। ये जो मैंने पेपर जहाँ डाउनलोड किए, मैंने इन पेपर्स को करना एक एक क्वेश्चन को करने के अलावा ये देखना कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, उसमें क्या क्या वेराइटीज आई हुई हैं, ये समझना बहुत जरूरी है, उसको प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन में आपके पास सर्कल प्रॉपर्टी का सवाल आ गया, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें ऑल्टरनेट सेगमेंट उसने यूज करवाई कि नहीं करवाई। इस क्वेश्चन में उसने आपसे मांगा है एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी, विच मीन्स दैट यू हैव टू फाइंड दिस एंगल। आई कलर इट ब्लैक, तो आपने इस एंगल सी बी डी को फाइंड आउट। अब यहाँ पर मैं देखूंगा कि मुझे यहाँ पर एक टेंजेंट लाइन गिवन है। बच्चों आपको जब भी ना टेंजेंट लाइन गिवन हो, आपने दो चीजें ढूंढनी है। सबसे पहली चीज आपने ढूंढनी है कि उस टेंजेंट पॉइंट, यानी कि टेंजेंट पॉइंट कौन सा होता है जहां पर वो लाइन सर्कल को टच कर रही होती है, जैसे सी है। तो आपने सबसे पहली चीज देखनी है कि क्या उस टेंजेंट लाइन से रेडियस तो अटैच नहीं हो रहा टुवर्ड्स द सेंटर ओ, यानी कि अगर लेट सपोज यहाँ सेंटर ओ लेबल्ड होता और ये लाइन बिल्कुल अटैच हो रही होती सी के साथ, तो आपने आइडेंटिफाई करना होता है वहां पे 90 डिग्री एंगल, ये बनता है 90 डिग्री एंगल अलोंग विद दिस लाइन बिटवीन द लाइन ओ सी एंड द टेंजेंट लाइन, नॉट दिस कर्व। तो ये पूरा एंगल जो है 90 डिग्री बनता उस केस में, अगर यहाँ पर आप आइडेंटिफाई करते कि यहाँ पे कोई लाइन सेंटर की तरफ जा रही होती, लेकिन अभी फिलहाल कोई लाइन सेंटर की तरफ नहीं जा रही। दूसरी चीज आपने जो आइडेंटिफाई करनी है टेंजेंट को देखकर, वो आपने ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ढूंढना है। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ढूंढना है, कैसे इसको समझेंगे मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर विदाउट द वैल्यूज मैं यहाँ पर कलर करता हूँ इसको, लेट्स यूज एन हाइलाइटर। इसको मैं कर देता हूँ कलर येलोइश। लेट्स कलर दिस एंगल, दिस एंगल
इसको भी कलर कर देते हैं। आप गौर करो, ये जो स्ट्रेट लाइन है बच्चों, स्ट्रेट लाइन पर टोटल पॉइंट सी के साथ कितने एंगल्स बन रहे हैं? एक लाइन जा रही है इधर को, एक लाइन जा रही है इधर को, बस। तो आपके टोटल एंगल्स कितने बन रहे हैं? एक एंगल ये बन रहा है जिसको मैंने पर्पल कलर कर दिया, एक एंगल आपका बन रहा है जो 50 लिखा हुआ है जहां पर, उसको भी हम कलर कर देते हैं, बाद में वैल्यू देखेंगे, इसको भी कलर कर देते हैं यहाँ पे ऑरेंज, अब पर्पल। ठीक हो गया, दोनों ही सेम शेड आ गए। और एक हम कलर कर देते हैं इसको, इस वाले एंगल को। ये तीन एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपने देखना है बच्चों कि इस पॉइंट सी के साथ कोई ऐसा ट्रायंगल तो अटैच नहीं है जिसके तीनों वर्टिसेस सर्कमफ्रेंस को टच कर रहे हो। तो इस पॉइंट सी के साथ एक ट्रायंगल जरूर बन रहा है, और वो ट्रायंगल जो है वो आपका ट्रायंगल कौन सा है, इसको जरा बोल्ड करके ड्रॉ करते हैं। वो ट्रायंगल है आपका ये वाला, वन ऑफ द लाइन इज गोइंग टुवर्ड्स बी एंड पॉइंट बी इज ऑन द सर्कमफ्रेंस एस टिक, another line is going towards D and D is on the circumference S tick, and then D point is coming backwards towards C। तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है जिसको मैंने रेड लाइन से आउटलाइन कर दिया, मैंने आइडेंटिफाई कर दिया। ये आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है, और वो तभी होगी जब आप बाकी सारे शेप को इग्नोर करोगे और उस ट्रायंगल पे फोकस करोगे। अब जब मैंने इसको आइडेंटिफाई किया, मैंने देखा कि यार इस टेंजेंट लाइन के साथ टोटल तीन एंगल्स बन रहे हैं, एक ये जो मैंने कलर कर दिया है, तीनों को कलर कर दिया। अब ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये जो तीनों एंगल्स इस स्ट्रेट लाइन पर बने हैं बच्चों, ये तीनों के तीनों एंगल्स इस ट्रायंगल के अंदर किसी ना किसी एंगल के इक्वल है लाजमी। तो अब आप गौर करो, जो एंगल मैंने सेंटर में ड्रॉ किया है, ये स्ट्रेट लाइन का भी एंगल है और ये ट्रायंगल का भी एंगल है, कॉमन एंगल सी। तो इसका मतलब है कि नजर आ रहा है कि स्ट्रेट लाइन का जो एंगल है और ट्रायंगल का एंगल ऑब्वियसली कॉमन है, तो ये सेम होगा। अब बच गया आपका कौन सा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, विच मीन्स कि ट्रायंगल के अंदर ये जो दो एंगल्स बच गए पीछे, एक ये एंगल बच गया और एक ये, इन दोनों में से कोई से एक एंगल इसके इक्वल है और कोई सा एक एंगल इसके इक्वल है, क्योंकि टोटल तीन ही एंगल्स है ना, और इन तीनों ने ट्राइंगल के अंदर फिट होना है, जिसमें से एक ऑलरेडी फिट हो चुका है। अब आपने बाकी दो फिट करने हैं, तो आपने क्या करना होता है? आपने ऑल्टरनेट साइड पे जाके फिट करना है। अगर ये वाला एंगल है तो वो फिर इसके इक्वल होगा, और ये वाला जो एंगल है वो फिर इस वाले एंगल के इक्वल होगा। यानी कि इफ आई कलर इट, तो आपका जो ये एंगल बनेगा, दिस वन विल बी इक्वल टू this angle over here and this angle over here, जो आपने बाहर बनाया था, will be equal to the angle over here which is opposite। अब इसको opposite segment या alternate segment क्यों कहते हैं ये भी समझ लो। इसकी एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं क्लियर करने के लिए। वो ये है कि देखो, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल किन दो लाइंस के दरमियान बन रहा है? ये एंगल बन रहा है द टेंजेंट लाइन एंड द लाइन बी सी। ठीक है, तो अब आप सर्कल करो इसको, पॉइंट बी को और पॉइंट सी को। तीसरा पॉइंट बच्चों कौन सा बचा? तीसरा पॉइंट बच गया डी। तो इसका मतलब है ये जो एंगल है ये एंगल डी के इक्वल होगा। बस यहाँ नोट डाउन, सिंपल ट्रिक इधर भी अप्लाई कर सकते हो ये आप। जैसे मैं यहाँ पर देखूं कि जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये किसके बीच में बन रहा है? ये लाइन सी एफ के बीच में बन रहा है और ये लाइन डी सी के बीच में बन रहा है। तो इसमें कौन से दो पॉइंट्स आ गए? डी पॉइंट आ गया और सी पॉइंट आ गया। कौन सा पॉइंट नहीं आया? बी वाला नहीं आया, तो आप यहाँ लिख दो बी। दिस मीन्स कि ये जो एंगल है वो एंगल बी के इक्वल होगा। ठीक हो गया। अब हम इस सवाल को कंप्लीट करते हैं बाय अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी। तो इस सवाल को हम कंप्लीट कैसे करेंगे? आपने देखा कि यार आपको यहाँ पर टेंजेंट दे दिया गया है, हाँ सेंटर की तरफ कोई लाइन नहीं जा रही, तो इसका मतलब है कि मैं इस वाली चीज को नहीं ढूंढूंगा, मैं इसको ढूंढूंगा, ऑल्टरनेट सेगमेंट। अब मैं देखूंगा यार इस टेंजेंट पॉइंट से कोई ट्रायंगल तो नहीं बन रहा, तो इससे इस पॉइंट सी से एक लाइन जा रही है डी की तरफ, डी से लाइन जा रही है ए की तरफ, लेकिन वो ए से वापस सी पे नहीं आ रहा। अगर ए से वापस सी पे आ रहा होता तो हाँ इस ट्राइंगल के अंदर भी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती, लेकिन क्योंकि वापस सी की तरफ नहीं आ रहा है, ए से बी पे जा रहा है, तो ये कोई और शेप बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया। मैं देखूंगा कि यार डी से एक और लाइन है जो कि बी की तरफ जा रही है और बी से वापस सी की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब है दिस इज अ ट्राइंगल, तीनों वर्टिसेस सर्कमफ्रेंस पर है, which means that if this angle is equal to 50 degrees, then this angle is attached with C and B, then the angle 50 will be equal to angle at D, that is also 50 degrees। तो ये आपने alternate segment थ्योरम लगाया और एंगल फाइंड आउट कर दिया। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है? आपने देखना है कि यार कोई और प्रॉपर्टी मुझे मिले जिससे मैं ये एंगल निकाल सकूं, क्योंकि सवाल में इसने आपसे सीबीडी मांगा हुआ था। इसका मतलब है सीबीडी के लिए अगर मेरे पास ये एंगल किसी तरह आ जाए बच्चों, तो मैं वो निकाल सकता हूँ। तो जब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मैंने ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो मुझे इस एंगल के ऑपोजिट एक एंगल 68 नजर आ जाएगा, और यहाँ पर आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगा के इस एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे, विच इज कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। इफ वन ऑफ देम इज 68 देन द अदर वुड बी 180 माइनस 68, और आपका आंसर आ जाएगा 112।
So this angle is equal to 112. Hence you have the two angles. You can simply add them up and subtract it from 180 to get the third angle. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आपको ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी नहीं सही से पता होगी तो आप ये 50 आइडेंटिफाई ही ना कर पाते। आप ये 112 जरूर आइडेंटिफाई कर लेते ऑल्टरनेट ये क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी से, लेकिन ये 50 पे नहीं पहुंच पाते, तो फिर हेंस इस एंगल पे भी नहीं पहुंच पाते। तो ये प्रॉपर्टी का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। उसके बाद आगे आपका जो है इंपॉर्टेंट चीज वो है एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन। दिस क्वेश्चन इज बीइंग रिपीटेडली क्वेश्चन इन द रीसेंट पेपर्स, और ये सवाल आपका 3D ट्रिग्नोमेट्री कह लो या पाइथागोरस थ्योरम कह लो, ये जो पार्ट है इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना है। 3D ट्रिग्नोमेट्री एंड पाइथागोरस, ये दो चीजें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होनी है। इसमें आपको क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स भी दिए जा सकते हैं, इसमें आपको पिरामिड्स भी दिए जा सकते हैं। आइदर वे you'll have to find out the angle between the base and the cross diagonal, यानी कि इस साइड और बेस के दरमियान, मतलब बेस पर भी आपको डायगोनल लाजमी बनाना पड़ेगा। ये वाला एंगल निकालने के लिए क्वेश्चन आता है, इसमें आपको एक पाइथागोरस थ्योरम बेस पे लगाना पड़ता है एक दफा, और फिर बेस पे लगाने के बाद आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ता है इस डायगोनल और इस वर्टिकल साइड पे टू फाइंड आउट दिस साइड। तो टू पाइथागोरस वाले क्वेश्चंस बड़े रिपीटेडली आ रहे हैं। ये मैं आपसे पेपर 2 में डिस्कस करूंगा। P1 में भी आए हैं, P1 वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको कराना है, ऑब्वियसली वो लाजमी है। वो मैराथन में भी मैंने 2 डाले हुए हैं और मैंने मॉक में भी उसका क्वेश्चन डाला हुआ है। Recurring decimals have been included in the syllabus, which is also very important, and this will for sure be tested in your P1. So be very sound in this topic. आप अच्छे से इसको समझें कि recurring decimals का क्या कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक इसकी बता देता हूँ, एक छोटा सा शॉर्टकट समझा देता हूँ, वो नोट डाउन कर लें अपने पास। अगर वो हेल्पफुल हुआ तो आपको इंशाल्लाह उसका लाजमी फायदा होगा। इसके लिए हमारे पास जो है वो स्पेस कम पड़ी है, तो हम इसको रिकरिंग कॉन्सेप्ट को यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। रिकरिंग डेसिमल्स में बच्चों आपने एक चीज का ख्याल करना है, रिकरिंग डेसिमल में ना जो मर्जी रिकरिंग डेसिमल आ जाए, आपने याद रखना है कि आपने वैल्यू वन और आपको दो वैल्यूज चाहिए, ठीक है। आपने वैल्यू 2 में से वैल्यू 1 को करना होता है माइनस, और आपको अपना आंसर मिल जाता है। अब वैल्यू 2 और वैल्यू 1 कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये समझ लें। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में एक वैल्यू दी गई 0.348, और इन 4 और 8 के ऊपर डेसिमल प्लेस किया गया। अब आपने देखना है, जब हम वैल्यू 1 डिसाइड कर रहे होते हैं, इसको हम लिख देंगे x इज इक्वल टू। जब हम वैल्यू 1 डिसाइड कर रहे होते हैं बच्चों, तो हम किस बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि डेसिमल के कितनी प्लेसेस बाद रिकरिंग वाला पार्ट स्टार्ट। लेट्स पुट अ बॉक्स ओवर है। अब आप मुझे बताओ कि डेसिमल की कितने प्लेसेस बाद आपका रिकरिंग वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो आपके डेसिमल की 1 प्लेस के बाद रिकरिंग वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है, तो वैल्यू 1 मैं इस बेसिस पे सेलेक्ट करूंगा कि अगर 1 प्लेस के बाद स्टार्ट हो रहा है तो आई हैव टू मेक अ जंप ऑफ 1, एंड इफ आई मेक अ जंप ऑफ 1, जो x है वो बन जाएगा 10x, और वैल्यू जो है वो बन जाएगी 3.48। ये मेरी वैल्यू नंबर 1 डिसाइड हो गई। वैल्यू नंबर 2 किस बेसिस पे डिसाइड होती है, बड़ा सिंपल, कि आपने देखना है कि जो आपका पैटर्न है वो कितने नंबर्स का चल रहा है। अगर आपका पैटर्न 2 नंबर्स का चल रहा है, सही है, अगर आपका पैटर्न 2 नंबर्स का चल रहा है डेसिमल के फौरन बाद, तो आपने 2 की जंप और लगा देनी है। यानी कि अगर आपने 10x 3.48 आया था, अब आपने 2 की जंप और लगा देनी है, यानी कि अ टोटल जंप ऑफ 3, which will take the decimal over here. तो फॉर दैट अगर x ओरिजिनली बच्चों 0.348 था, और अब मैंने उसको बनाना है 348.48, तो मैंने इस x को किससे मल्टीप्लाई करना होगा कि ये डेसिमल 3 प्लेसेस राइट मूव कर जाए। मुझे इस x को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू मेक इट मूव 3 प्लेसेस राइट। तो द सेकंड वैल्यू वुड बिकम 1000x इज इक्वल टू 348.48। ये हम इसलिए करते हैं बच्चों ताकि डेसिमल के फौरन बाद वो बॉक्स आ जाए जो कि ओरिजिनल वैल्यू में हमने प्लेस किया था। और उससे होगा ये कि जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो डेसिमल के फौरन बाद वाला रिकरिंग पार्ट सेम पैटर्न इस वैल्यू के सेम पैटर्न को कैंसिल आउट कर देगा। अगर इनके बीच में कोई और वैल्यू आ जाए जो रिकरिंग ना हो या कोई और हो, तो फिर माइनस करेंगे तो आपका पैटर्न खराब होगा। तो ये बन जाएगा 1000x minus 10x would become 990x, and 348 minus 3, because this would cancel out, would become 345। और फिर आप इसको फ्रैक्शन में लिख के क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। इसकी डिटेल में हम जाएंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। अब आगे चलते हैं। जस्ट गिव मी 1 second, and all of you, if you're tired enough right now, so you take a break of 2 minutes
एंड देन आई रिज्यूम। जस्ट टेक अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स। से मुराद है कि पानी शानी पी लें, दोबारा स्टार्ट करते हैं। ये जो परपेंडिकुलर लाइंस वाली बात है यहाँ से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ें आनी है पेपर में लाजमी। तो अभी आप पानी पिए, वापस आए जल्दी से, शाबाश। अच्छा जी, लेट्स रिज्यूम। कुछ बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर आईजीसीएसई का जो है वो ये रेलेवेंट नहीं है। पता नहीं आप लोग क्यों कंफ्यूज हैं इतना ज़्यादा। ये आप अपने दिमाग में इसको क्लियर कर लो कि ओ लेवल्स का सारा सिलेबस आईजीसीएसई का सिलेबस है। तो 90% ऑफ द सिलेबस इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल। सो जो 90% पार्ट यहाँ डिस्कस होना है वो सारा आईजीसीएसई से रेलेवेंट है। तो आप लोग इसको ना समझे कि रेलेवेंट नहीं है। जो 10% आईजीसीएसई में एक्स्ट्रा है वो मैंने इस क्लास के एंड पे उस पर एम्फोसाइज करना है, उसके कॉन्सेप्ट समझाने हैं लाजमी। तो जो बच्चा इनिशियल क्लास को समझ रहा है कि ओ लेवल्स की ओर छोड़ के जा रहा है, तो इट्स देयर लॉस, क्योंकि मैं आईजीसीएसई का सारा एंड पे समझाऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड एंड बी इन द क्लास। अच्छा, आगे परपेंडिकुलर लाइंस का कॉन्सेप्ट है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्वेश्चन लाजमी आना है आपके पेपर में। या क्वेश्चन आएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, या फिर आपको एक लाइन की इक्वेशन दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि अनदर लाइन इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन एंड पासिस थ्रू द कोऑर्डिनेट ए या बी या सी। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट दे दिया जाए और एक परपेंडिकुलर लाइन दे दी जाए, तो उस क्वेश्चन में आपने ग्रेडियंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना है। सही है। और वो कोऑर्डिनेट पी या ए जो गिवन है वो यूज करना है टू फाइंड आउट द वाई इंटरसेप्ट। और अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन मांगी जाएगी, जहां पर बाइसेक्टर का वर्ड होगा वहां पर फिर आपने मिड पॉइंट निकालना है उन दो गिवन कोऑर्डिनेट्स का। उन दो गिवन कोऑर्डिनेट्स का ग्रेडियंट तो लेंगे ऑब्वियसली, जैसे पहले लिया, और नेगेटिव रेसिप्रोकल तो करेंगे। लेकिन टू फाइंड आउट द वाई इंटरसेप्ट आपको मिड पॉइंट वाला कोऑर्डिनेट यूज करना पड़ेगा, जहां बाइसेक्टर का वर्ड यूज हो रहा है। और जहां पर खाली परपेंडिकुलर लाइन का वर्ड यूज होगा वहां पे वो कोऑर्डिनेट खुद देगा जो आपने यूज करना है सी निकालने के लिए। आई एम अज्यूमिंग कि ये चीजें आप लोग को पता है, मैं इसलिए इस पे जो है ना वो बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ और इस पे जोर दे रहा हूँ कि आप इसको पक्का कर लें। 100% इसके आंसर्स आपके ठीक आने चाहिए, इसमें एरर्स खत्म कर लें, क्योंकि ये पेपर में सवाल आने हैं और फिर आप लोगों ने बाद में कहना है कि यार ये प्रैक्टिस कर लिया होता तो सही हो जाता। ये लाजमी प्रैक्टिस करने हैं। और ये जो ऊपर पेपर्स डाउनलोडेड हैं सारे, इन सब पेपर्स में ये क्वेश्चंस मौजूद हैं। ओके, एक्सपेंडिंग प्रोडक्ट्स ऑफ मोर देन टू ब्रैकेट्स इज आल्सो पार्ट ऑफ द सिलेबस नाउ। पहले आपके पास दो ब्रैकेट्स आते थे बस, और आपको कहते थे एक्सपैंड करें, एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई, जैसे x+2 आ गया, 2x-1 आ गया। अब तीन ब्रैकेट्स आ रहे हैं, तो आपने तीनों की एक्सपेंशन प्रैक्टिस करनी है। प्लस आपको फैक्टराइज करने के लिए भी आ सकता है क्यूबिक पार्ट, विच इज लेट्स सपोज ax³ प्लस bx² प्लस cx। तो इसमें तीनों में आप देखें कि x रिपीटेडली आ रहा है, तो आपने सिंपली बस इसमें x कॉमन लेना होगा, और अगर नंबर्स में भी कुछ कॉमन आ रहा होगा तो वो भी ले लेना है।
कॉमन लेने के बाद आपके पास इनसाइड द ब्रैकेट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी स्क्वायर के फॉर्म में। उसकी फिर आपने मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है लाजमी, अगर हो रही हो, और हो रही होगी। मिडिल टर्म ब्रेकिंग करने से आपके पास एक जो आपने कॉमन लिया था बार एक्स, और इधर अंदर आपके पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे, तो आपका आंसर कुछ इस फॉर्म में आना है। टू टू प्रैक्टिस दैट, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ द स्पेसिमेन पेपर 2। ठीक है, यहाँ पे नोट डाउन, यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। अच्छा, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट पार्ट आपके सिलेबस का है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो ये है कि यहाँ पर आपको बताया गया है टॉपिक नंबर 1, जो आपका ओ लेवल्स और आईजीसीएसई दोनों का टॉपिक नंबर 1 है। उसमें ये सारी चीज़ें मैंशनड हैं, और ये टोटल आउट ऑफ 200 अराउंड 2 to 3%, विच मीन्स अराउंड 4 to 6 मार्क्स इसमें से आएगा, जिसमें एच सी एफ एल सी एम रेलिवेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, फैक्टर्स और प्राइम नंबर्स या प्राइम फैक्टराइजेशन से रेलेवेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो दैट इज अराउंड 4 to 6 मार्क्स विच इज पार्ट ऑफ योर एग्जाम। ये आपने लाजमी याद रखना है। इसके बाद इसी तरह इसकी सारी डिटेल्स आगे मेंशन्ड हैं, जस्ट गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट इन डिटेल। Questions will be practiced in the marathon. I'm repeating that each and every question from each and every topic specified over here will be practiced in the marathon. अच्छा, इसके बाद ये मैं डिटेल्स इसलिए बता रहा हूँ कि आप अभी प्रैक्टिस कर लेंगे। इस ऑनलाइन क्लास के एंड होते साथ ही एग्जैक्टली 12 बजे मैं आप लोगों को जो मॉक डिज़ाइन किया मैंने गैस मॉक, उसका लिंक शेयर करूंगा। और फिर जो आईजीसीएसई वाले हैं उनका गैस मॉक बिल्कुल अलग डिज़ाइन हुआ हुआ है, और जो ओ लेवल्स वाले हैं उनका अलग डिज़ाइन हुआ हुआ है। आप लोगों ने वो मॉक स्टार्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर सूटेबल टाइम, जब आपको सूटेबल लगेगा। लेकिन जैसे ही आप उसको लॉग इन करेंगे आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, और जब आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा तो आपके पास 2 hours and 30 minutes हैं टू सबमिट दैट असाइनमेंट। आपके पास जो है उस ये डिटेल्स मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, क्या स्टेप्स हैं, किस तरह आपने असाइनमेंट तक पहुंचना है और कैसे सबमिट करानी है। आपके पास जो है वो 26 अप्रैल यानी कि कल दोपहर 12 तक का टाइम है। उससे पहले पहले आप किसी भी टाइम सबमिट कर सकते हैं। हाँ, बट ओपन द मॉक एग्जाम, लॉग इन द मॉक एग्जाम जब आप फ्री हों, क्योंकि लॉग इन करते साथ ही टाइमर स्टार्ट हो जाना है। यानी कि अगर आप सुबह देना चाह रहे हैं तो आप सुबह उठ के लॉग इन करें और फिर एग्जाम स्टार्ट करें। तो ये डिटेल्स भी ग्रुप में आ जानी है। ठीक है, ये यहाँ पे टॉपिक्स की डिटेल्स आ गई हैं। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है मैं उसकी तरफ चलता हूँ ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। और फिर मैंने इस क्लास का जो हाफ ऑफ द मकसद है वो यही है कि मैं आईजीसीएसई के जो बच्चे हैं उनकी क्वेरीज को कवर करूँ इसमें मेजरली। अब इस दफ़ा मई जून 2026 के पेपर में आपकी जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, यानी कि एक्सपेक्टेड मार्क्स के जो हाईएस्ट चंक है, वो आपका है फ्रॉम एरिथमेटिक्स। एरिथमेटिक्स से मुराद है कि फ्रैक्शन, रेशो, परसेंटेजेस या रिवर्स परसेंटेजेस रेलेवेंट क्वेश्चंस। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ जल्दी से, कि इफ आई ओपन द स्पेसिमेन पेपर और इसका जो इनिशियल पार्ट है उसको हम गौर करें, तो उस इनिशियल पार्ट में आप देखेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप इसको करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस राउंड ऑफ करें। यही सवाल सिग्निफिकेंट फिगर्स पे भी आ सकता है, यही सवाल आपका राउंडिंग ऑफ पे भी आ सकता है। सही है, यही क्वेश्चन आपका इनिशियल क्वेश्चंस में करेक्ट टू द नियरेस्ट 100 टू द नियरेस्ट 1000, मतलब ये इन वेरिएशंस में से ही आपका इनिशियल क्वेश्चन आना है, इससे हट के नहीं आएगा। उसके बाद दूसरे सवाल में आप देख सकते हैं कि बेसिक अलजेब्रा है जिसमें सिंप्लीफिकेशन है, जहाँ पे आपने कॉमन लेना है, तो इससे रेलेवेंट कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है इनिशियल क्वेश्चन, जो अरिथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। इसके अलावा इनिशियल क्वेश्चंस में, इग्नोरिंग द स्टैट्स वाला पार्ट राइट नाउ, तो इसमें आपके पास एक और क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे लिखा है रेसिप्रोकल ऑफ 9। अगले पेपर्स में भी रेसिप्रोकल्स आए हुए हैं। 3/8 का रेसिप्रोकल निकालें तो उसमें आंसर है उसका 8/3। 9 का रेसिप्रोकल निकालें तो आंसर है 1/9। तो रेसिप्रोकल क्वेश्चंस भी रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं हर पेपर में। उसके बाद आप देखें डेसिमल मल्टीप्लिकेशन हैं, फ्रैक्शंस की एडिशन और डिविजन हैं, तो आपका ऑलमोस्ट 10 से 15 मार्क का चंक जो है वो आपके अरिथमेटिक्स में से आना ही आना है। सो मेक श्योर टू बी वेरी गुड एट द पार्ट ऑफ अरिथमेटिक्स। ठीक है, इसको आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छी करनी है। इसमें बच्चे गलती सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिली मिस्टेक्स करते हैं, नंबर कैलकुलेशन गलत कर देते हैं, इसलिए उनके मार्क्स कट जाते हैं। इसके बाद एल्जेब्राइक मैनिपुलेशन से मुराद है एक्सपेंशन सिंप्लीफिकेशन वाले आइडेंटिटीज। थर्ड आइडेंटिटी लग रही होगी, सही है, सिंप्लीफाई करना होगा। आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, यहाँ पर नीचे देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा इस तरह से कि आपको लिखा होगा जी 2x² प्लस x-10 समथिंग लाइक दिस डिवाइडेड बाय x² माइनस 49। तो आप यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि यहाँ मिडिल टर्म ब्रेकिंग में करूंगा और डिनोमिनेटर में मैं थर्ड आइडेंटिटी लगाऊंगा और एक सिमिलर ब्रैकेट आएगा ऊपर और नीचे, बाकियों के अलावा यू कैन कैंसिल दैट आउट। तो इससे रेलेवेंट एक बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन भी प्रीवियस पेपर्स में आया हुआ है,
विच आई हैव एडेड इन द मॉक। तो आप एक दफ़ा उसकी प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह, फिर उसका पूरा सोल्यूशन हम लोग उसको डिटेल में सॉल्व भी करेंगे। अच्छा, इसके बाद क्वाड्रेटिक्स से मुराद है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की सॉल्विंग, कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर वन, एंड इफ इट कम्स इन पेपर टू देन क्वाड्रेटिक फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। 7 to 10 मार्क्स क्यों लिखे हुए बच्चों यहाँ पे? इसलिए लिखे हुए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चंस जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको एक पूरी वर्ड प्रॉब्लम दी जाती है और आपने उस वर्ड प्रॉब्लम की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंचना होता है, ये वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ये 7 to 10 मार्क्स ऑफ द पेपर कवर कर रहा है। इसके बाद मेंसुरेशन में जो मेन इंपॉर्टेंट फोकस है, जो इस दफा चांसेस आने के, दैट मस्ट बी ऑन फ्रस्टम, हेमिस्फेयर एंड कोन। तो फ्रस्टम, हेमिस्फेयर और कोन से रेलेवेंट जितने क्वेश्चंस हैं इनको लाजमी प्रैक्टिस करें, फ्रस्टम, हेमिस्फेयर और कोन से रेलेवेंट। और ये क्वेश्चन फॉलो होगा सिमिलैरिटी के स्केल फैक्टर वाले क्वेश्चन से, जिसमें हो सकता है कि दो आपको रेडियाई गिवन हो और एक का एरिया हो, दूसरे का निकालना हो, या फिर वॉल्यूम्स कंपेयर हो रहे हो, ठीक है, या फिर एक और भी इसमें चीज ऐड इन हो सकती है। अपने पास नोट डाउन कर लें ये फॉर्मूला, ये बहुत जरूरी है, बुक्स में नहीं लिखा होता नॉर्मली, कि अगर आपके पास दो शेप्स हैं सिमिलर, उनके सरफेस एरियाज गिवन है और उनमें से एक का वॉल्यूम गिवन है और दूसरे का वॉल्यूम निकालना है, तो सरफेस एरियाज और वॉल्यूम्स की आपस में क्या लिंक है सिमिलैरिटी में, तो वो नोट डाउन कर लें कि एरिया ऑफ वन ओवर एरिया ऑफ टू का क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन ओवर वॉल्यूम ऑफ टू का स्क्वायर। तो यू कैन डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन फाइंड आउट द अननोन, आइदर इट बी वॉल्यूम, आइदर इट बी एरिया। इन चारों में से कोई एक चीज अननोन होगी, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, मेजरली पेपर टू में पूछे जाते हैं, लेकिन इसको इक्वेशन को अपने पास लिख लेना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आप लोगों ने इस टेबल को बड़े ध्यान से एक दफा गो थ्रू करना है बच्चों। इसमें हर टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट पार्ट आपके सिलेबस में आ सकता है वो यहाँ मैंशनड है, जिसमें से मैंने काफी हद तक ऊपर एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो ये साइन रूल, कोसाइन रूल, 3D पाइथागोरस, रैशनलाइजेशन, सर्ट्स की एडिशन, हिस्टोग्राम्स, हिस्टोग्राम इस दफा बहुत चांसेस हैं हिस्टोग्राम के आने के, ठीक है, इसको आपने लाजमी ध्यान से समझना है। तो ये आपका सारा टेबल यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, इसके बाद एक सेकंड, दिस टेबल इज स्पेसिफिकली फॉर पेपर वन एंड मई जून 2026, एंड दिस टेबल शोज आपके पास कि आपने अब इसमें जो अगला एक दिन है, जो अभी टाइम है, आपने जो मैंने जो मॉक डिजाइन किया उससे पहले पहले इन टॉपिक्स पर अभी आपने लाजमी स्पेसिफाई करना है, इन स्पेसिफिक टॉपिक्स पर, और इनको आपने ध्यान से प्रैक्टिस करना है। और कीप दीज टॉपिक्स इन योर लिस्ट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके ये टॉपिक्स बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होंगे तो आपका ए स्टार श्योर शॉट है। ये जो टॉपिक्स हैं, ये टोटल बैंड आपका कवर कर रहा है, देख लें, एक्चुअली द पेपर सम्स अप टू 100 एग्जैक्टली। तो आपका ये जो बैंड है ऑफ मार्क्स, ये आपका 70 to 80 मार्क्स ऑफ द पेपर वन कवर कर रहा होगा। अगर आपके ये फिंगर टिप्स पर है तो ये 70 to 80 या फिर मैक्सिमम 90 मार्क्स शॉर्ट शॉर्ट आप ले सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी पार्ट है, जिस प्रैक्टिस ऑन दिस वंस यू आर डन विद द मॉक, क्योंकि ये क्लास जो है वो हमारा मैराथन सेशन नहीं है जिसमें हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। इस क्लास में मैं आपको स्पेसिफिकली सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि किन किन क्वेश्चंस पे फोकस करना है, किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और अगर आप उनकी एग्जांपल्स देखना चाह रहे हैं तो आपने इन इन पेपर्स को ओपन करना है। ओ लेवल्स के स्पेसिमेन ये है, आईजीसीएसई की भी स्पेसिमेन मैंने ग्रुप में भेज दिए, इन पे फोकस करना है आप लोगों ने फॉर प्रैक्टिस। वंस यू आर डन विद द मॉक, जो आपका पहला मैराथन है विच इज 3 आवर्स लॉन्ग, 28 अप्रैल को, उस मैराथन में हमने उस पूरे मॉक के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और उस मॉक में सारे यही क्वेश्चंस मौजूद हैं जिनके टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो हम एक एक सवाल को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, बट आई वांट यू टू प्रैक्टिस फर्स्ट, गिव द मॉक एंड देन वील सॉल्व इट। ठीक हो गया? अच्छा, इस डॉक्यूमेंट में एम्प्टी स्पेस है ताकि आप अपने नोट्स बना सकें या कोई इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको लिख सकें, और हर टॉपिक वाइज यहाँ पर स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ क्वेश्चन भी मौजूद है कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आपने इसमें प्रैक्टिस करने हैं। तो ये डॉक्यूमेंट बहुत यूजफुल है। इस क्लास के बाद एटलीस्ट 10 से 15 मिनट आप खुद इस डॉक्यूमेंट को दें, उसकी बेसिस पे फिर आप स्पेसिमेन पेपर 2025 पेपर उनको गो थ्रू करें, एंड देन आई वुड रिकमेंड कि आप मॉक स्टार्ट करें, जो मैं मॉक अपलोड कर दूंगा 12 बजे, आपको स्टार्ट करें, उसको अटेम्प्ट करें। अगर आप अभी स्लीपी हो रहे हैं, नींद ठीक नहीं है, तो सो के सुबह उठ के अटेम्प्ट करें। लेकिन इंशाल्लाह दैट मॉक विल टेल यू कि आप इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ओके,
अच्छा, इसमें ना इस डॉक्यूमेंट में एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। इस डॉक्यूमेंट में एंड पे एक थोड़ा छोटा सा प्रेडिक्टेड पेपर सा गिवन है, और इस प्रेडिक्टेड पेपर में कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन है। ठीक है, ऑलरेडी ये कुछ क्वेश्चंस बन गए हैं जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। जहाँ पर डायग्राम्स नहीं मौजूद वहाँ पे उनके डिटेल्स मौजूद हैं। तो फॉर प्रैक्टिस आप इन क्वेश्चंस को भी अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं मॉक देने से पहले। ये बड़े रेलेवेंट हैं, बड़े यूजफुल हैं, और इन क्वेश्चन से रेलेवेंट क्वेश्चंस ही आपके मॉक्स में हैं विद डायग्राम्स। तो कीप इन माइंड टू डू दीज क्वेश्चंस। Acha, okay. So now all the O-level students can leave the class. I'll share this document. I'll share the details of the mocks, and all the IGCSE students can stay in the class. और अगर कोई IGCSE स्टूडेंट अभी नहीं है तो, और अगर कोई जानता है तो आप उनको बुला लें क्लास में, क्योंकि मैं अभी IGCSE के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कराने लगा हूँ जो कि बहुत जरूरी है। ओ लेवल्स वाले जा सकते हैं, जिनके क्वेश्चंस हैं वो मुझे डीएम में पूछ लें। आईजीसीएसई वाले बच्चे इस क्लास में लाजमी रहें, क्योंकि उसका मैं कॉन्सेप्ट स्टार्ट कराने लगा हूँ विद इन नेक्स्ट 2 मिनट्स। जो आईजीसीएसई वाले बच्चे हैं, मैं सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए स्पेसिफाई करता हूँ कि आप लोग के पेपर में क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो अभी हमने डिस्कस किया उनके अलावा। आप लोगों ने प्लीज़ ये बिल्कुल अज्यूम नहीं करना कि ओ लेवल्स का सिलेबस इररेलेवेंट है। ओ लेवल्स और आईजीसीएसई का सिलेबस बिल्कुल सेम है। आईजीसीएसई में कुछ चीज़ें हैं जो कि एक्स्ट्रा ऐड इन हो चुकी थी, और वो चीज़ें कौन कौन सी है वो मैं यहाँ पे आपको लिख के पहले बता देता हूँ, और फिर हम उनकी डिटेल में जाते हैं। सबसे पहली चीज़ और बहुत ऑब्वियस चीज़ है जो कि बच्चों को तंग करती है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स। That is part of your syllabus. You must know how to take the derivative of given equation. And why do we have to take it? वो उसकी डिटेल में भी हम आते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक में से है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स, द ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के साथ साथ आपको पता होना चाहिए रूल्स ऑफ क्वाड्रेंट्स के, कौन से क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन में से पॉजिटिव है, नेगेटिव। ये सारा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपके लिए याद करना जरूरी है कि साइन कॉज और टेन के सर्टेन एंगल्स हैं फ्रॉम 0 to 90 डिग्रीज। उनको मेमोराइज करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सिलेबस। जो आपका पेपर 2 है इसमें लाजमी उससे रेलेवेंट क्वेश्चन आएगा, और अगर आपको उसकी वैल्यू याद नहीं होगी तो आप वो क्वेश्चन मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द ओ लेवल्स बट पार्ट ऑफ द आईजीसीएसई सिलेबस। अच्छा, अब ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ स्केचिंग ऑफ स्केचिंग ऑफ कर्व्स में, क्योंकि स्केचिंग ऑफ कर्व्स ओ लेवल आईजीसीएसई दोनों में है,
लेकिन स्केचिंग ऑफ कर्व्स में आप लोग जो हैं वो टर्निंग पॉइंट्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. दैट इज ऑल्सो पार्ट, दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. प्लस आइडेंटिफाइंग द नेचर ऑफ क्यूबिक ग्राफ्स भी आपका सिलेबस है, कि कौन सा टर्निंग पॉइंट जो है वो मैक्सिमा बन रहा है और कौन सा टर्निंग पॉइंट जो है वो मिनिमा बन रहा है. ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, आइडेंटिफाइंग द नेचर. और नेचर हमेशा निकलता है किससे बच्चों? डबल डेरिवेटिव से. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल डेरिवेटिव्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सिलेबस. अब हम यहाँ पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आपके डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट हैं. कि डेरिवेटिव होता क्या है और डेरिवेटिव हम लेते क्यों हैं, एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन. ओके, सो फॉर एग्जांपल, आई हैव a linear equation. Let's suppose the equation is y is equal to 2x plus 1. Okay, so by simply looking at this equation, I can comment that the gradient of this linear equation is 2. अब gradient बच्चों क्या चीज होता है? What is gradient? Gradient is the slope. Gradient defines the slope of that line. So the slope of this line, which is passing from 1 is going upwards, is something like this. So the slope of this line is 2, which is constant. आप यहाँ नोट डाउन कर लें, the slope of this line is constant. अब अगर मैं इसके अलावा एक और इक्वेशन यहाँ पर लिख लेता हूँ, एंड लेट्स सपोज द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8. जी सुमेरा, आप पूछें सवाल. प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड देन आस्क. ओके, सो यू आर नॉट एबल टू. ठीक है, लेट्स कंटिन्यू. तो ये आपके पास लेट्स सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. नाउ व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज आइदर अ हैप्पी फेस और अ सैड फेस. सही है. अब हम अज्यूम बेसिस पे बना लेते हैं ग्राफ इस तरह से. देख, लेट्स सपोज ग्राफ इसका ऐसे है. ठीक है, अब इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ में मैं आपसे अगर पूछूं कि व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक ग्राफ, तो आप लोग मुझे नहीं बता सकते स्पेसिफिक ग्रेडियंट कि इसका ग्रेडियंट क्या है, बिकॉज द ग्रेडियंट ऑफ कर्व्स आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग. बिकॉज द ग्रेडियंट्स ऑफ कर्व्स आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग. लाइंस का तो ग्रेडियंट सेम है, कांस्टेंट है, बट कर्व्स का ग्रेडियंट कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है. अगर लेट्स सपोज आई पिक दिस पॉइंट, the gradient at this point would be uh, identified by drawing a tangent at this point. If I pick this point, then the gradient of this point would be identified by drawing a tangent over here. तो हर जगह पे मुझे टेंजेंट बनाना पड़ेगा ग्रेडियंट देखने के लिए, और मुझे पता चलेगा कि यार एवरी पॉइंट पे ग्रेडियंट इज डिफरेंट. इस पॉइंट पे, जिसको हम मिनिमम पॉइंट ऑफ द ग्राफ कहते हैं, जिसको हम टर्निंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ भी कहते हैं, आइदर इट बी द मैक्सिमम और द मिनिमम, इफ आई ड्रॉ अ टेंजेंट ओवर हियर, दैट वुड बी एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल. और हॉरिजॉन्टल लाइंस का बच्चों, अच्छा इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब ग्रेडियंट चेंज हो रहा होता है हर वक्त, तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशंस का एक फिक्स्ड ग्रेडियंट नहीं निकाल सकते. हम ये कमेंट करते हैं कि यार इसका हर पॉइंट पे ग्रेडियंट डिफरेंट है, चेंज हो रहा है. Every point has a different gradient. So what happens is that in this case I get an equation. मुझे एक इक्वेशन मिलेगी ग्रेडियंट की. ग्रेडियंट एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं देगा, ग्रेडियंट की एक इक्वेशन मिलेगी. और वो इक्वेशन कैसे मिलती है? बाय टेकिंग dy by dx of the given equation. When I take the dy by dx of the given equation, the new equation which I get is the equation of the gradient of this quadratic graph. फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसका dy by dx लेता हूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 8 का. तो dy by dx का रूल ये है, bring the power down. So I'll bring 2 down, I'll write down x with it, which was x square before. अब ये इसमें से -1 कर दूंगा. Bring the power down, subtract 1 from the power. तो मेरे पास यहाँ पर बच जाएगा 2x की पावर 1, और 1 लिखने की बच्चों जरूरत नहीं होती. So I'll simply write down 2x. उसके after that, what is the derivative of 7x? Because the power over here is 1. If you bring the power down, it does not affect 7, it does not change it. तो ये 7 as it is आ जाएगा. और जब मैं इसमें से subtract करूंगा 1, it will become 0. x to the power 0 is 1. तो x खत्म हो जाएगा and I'll be left with 7 alone. So dy by dx of this equation is 2x plus 7. Constant numbers का derivative 0 होता है. मैं यहाँ पर एक आपको स्मॉल सा एक बॉक्स लिखवाता हूँ. जस्ट नोट डाउन कि if d over dx of a constant value मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ a,
the answer will be 0. If I'm finding the derivative of a value a attached with an x, the answer will be a. जैसे यहाँ पर 7x था तो आपका आंसर आया 7. कांस्टेंट वैल्यू थी तो आपका आंसर आया 0. तो उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है. आई विल नॉट राइट डाउन. Similarly, अगर आप d over dx फाइंड आउट कर रहे हैं of let's suppose a constant number multiplied by x square, then the answer will be 2a. ये जो power है of the variable x, that will multiply with the coefficient of x. And similarly, if it says d over dx of ax cube, then that would become 3ax square. हाँ, यहाँ पे हमने x लिखना है, that I forgot. और उसके बाद आखिरी चीज है d over dx of ax to the power 4. So that would become what? 4 आएगा नीचे, a से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर 4 से एक कम हो जाएगा, पावर तो यहाँ आ जाएगी 3. तो आप नोट डाउन करें, when there was no x तो यहाँ पर आंसर 0 आया. when there was 1x तो आपका आंसर खाली a आया. जब आपकी x की पावर 2 है तो आपका आंसर जो है वो 2a आया, साथ में x एक दफा अटैच हो गया. जब आपकी पावर 3 है तो आपका आंसर आया 3a, और x की पावर पहले 3 थी, अब होगी 2, एक कम. तो ये बस सिंपल कुछ शॉर्टकट्स हैं टू मेमोराइज के डेरिवेटिव कैसे लेना है. अब एक दफा जब मैंने डेरिवेटिव ले लिया बच्चों गिवन इक्वेशन का, तो अब मेरे पास जो न्यू इक्वेशन आ गई है, दैट इक्वेशन इज व्हाट? That equation, this equation is the equation of gradient of this quadratic graph. Now, if the question says that find out the turning points of this quadratic equation, if the question says find out the turning points of this quadratic equation, तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने उसका डेरिवेटिव लिया. डेरिवेटिव लेने से बच्चों आपके पास एक नई इक्वेशन आ गई. नाउ द कॉन्सेप्ट सेज दैट टर्निंग पॉइंट, इफ आई ड्रॉ अ टेंजेंट एट द turning point is either the minimum or the maximum point, I can see that this is a horizontal line, which means that the gradient will be equal to 0. तो टर्निंग पॉइंट्स पर बच्चों ग्रेडियंट 0 के इक्वल होता है. इसलिए जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं हमारे पास एक नई इक्वेशन आती है. सो वी पुट द इक्वेशन ऑफ ग्रेडियंट इक्वल टू 0. यानी कि the equation of the derivative 2x plus 7 will be kept equal to 0, and once I solve it, 2x is equal to minus 7, x is equal to negative 3.5. So this will give me the x coordinate of the turning point of this graph, minus 3.5. And to find out the y coordinate, I can simply plug in minus 3.5. ये याद रखना है आपने, plug in the original equation always, not in the derivative वाली equation. इस आंसर को आपने ओरिजिनल इक्वेशन में प्लग इन करना है y निकालने के लिए, डेरिवेटिव वाली इक्वेशन में प्लग इन नहीं करना. अभी एक बच्चे ने मुझे हैंड रेस किया था, मेरे ख्याल अब्दुल वहाब नाम है, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सर वो स्टेशनरी पॉइंट्स का भी बता दे. जी जी, उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ. जी बिलाल, आपका क्या सवाल है? बिलाल, आप अपना हैंड रेस करो दोबारा. आई आई ओपन योर ऑप्शन. मेरे ख्याल है आपका भी यही क्वेश्चन था शायद. अच्छा, देखो यहाँ पर ना बच्चों, आप अपने जहन में एक चीज बिठा लें कि मिनिमम, मैक्सिमम, टर्निंग पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट, ऑल ऑफ दीज आर सेम थिंग्स. ये सब के सब आइडेंटिकल है, ये सब एक चीज है. इनमें से कोई भी वर्ड यूज है एक ही बात है. ठीक है जी, आप सवाल करें मारो. सर आपने इधर ज़ीरो का इक्वेट किया था ना, ये जो हमने इक्वेशन निकाली थी dy/dx से, तो इसमें हम लोग इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े. मैं समझाता हूँ. ओके. अच्छा, इसमें हमने देखो, आपका जो क्वेश्चन है, 1 सेकेंड. ओके, सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज रिक्वायर्ड? आपको एक इक्वेशन दी गई, सबसे पहले आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई और आपसे कहा गया कि इसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्निंग पॉइंट फाइंड आउट करें. अब आपने अपने पास ये बात नोट डाउन कर लेनी है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई और आपसे कहा गया फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्निंग पॉइंट. द वर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट कैन आल्सो बी यूज्ड ओवर हियर, सो मेक श्योर टू मेमोराइज कि ये दोनों बातें सेम है. फाइंडिंग आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्निंग पॉइंट, फाइंडिंग आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट्स इज ऑल सेम. तो आपने क्या करना है, जस्ट फर्स्ट थिंग व्हिच कम्स इनटू योर माइंड इज टेक dy by dx and whatever the equation comes, put that equal to 0.
अच्छा, अब यहाँ पर ना एक चीज होती है जो कि आपके सिलेबस में है, ओ लेवल्स में भी पढ़ा है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टर्निंग पॉइंट निकालने का एक और तरीका भी है, और अभी हम वो पढ़ते रहे हैं। वो आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड है, या फिर आप उसके रूट्स निकाल के उसका मिड पॉइंट ले लें, वो भी तरीका है। तो याद रखना है आप लोगों ने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको दी जाए और आपके P2 में क्वेश्चन है कि आप इसके टर्निंग पॉइंट्स बताएं, तो आप उसके टर्निंग पॉइंट्स पहले आपने ट्राई करना है टू फाइंड इट आउट यूजिंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इफ द एग्जामिनर हैज स्पेसिफाइड। इफ द एग्जामिनर हैज स्पेसिफाइड कि पहले आप इसको कन्वर्ट करें उस फॉर्म में, जैसे भी हम क्वेश्चंस करते रहें तो। और ये जो स्टेशनरी पॉइंट का तरीका है डेरिवेटिव लेने वाला, ये याद रखना कि आपको एग्जामिनर क्यूबिक इक्वेशन देगा मेजॉरिटी 90% ऑफ द टाइम्स क्यूबिक इक्वेशन आएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं आएंगी। अब अगर मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन लेट सपोज आपको दिया जाता है, आपको एक इक्वेशन दी जाती है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 10x minus 1, let's suppose. So this is a cubic equation and the examiner says find the coordinates, find the coordinates of the stationary point, stationary point of this graph। और इस क्वेश्चन के एंड पे आपके पास दो स्पेसेस होंगी, सही है, इस तरह करके यहाँ लिखा होगा x, यहाँ लिखा होगा y, विच मीन्स कि आपके दो स्टेशनरी पॉइंट्स आने वाले हैं। दो स्टेशनरी पॉइंट्स क्यों आने वाले हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही था, क्यूबिक में दो क्यों है? बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राफ्स। क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है आइदर सैड फेस, हैप्पी फेस और सैड फेस, तो इसमें स्टेशनरी पॉइंट एक ही है, एक इधर है एक इधर है, जिसको हम मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट करें। लेकिन क्यूबिक ग्राफ्स का आपको मैंने बताया था बच्चों, स्ट्रक्चर होता है समथिंग लाइक दिस, ठीक है, आइदर गोइंग अपवर्ड्स और आइदर गोइंग डाउनवर्ड्स इन द एंड, सही है, आइदर ऑफ दीज। तो इसका मतलब है कि यू हैव टू स्टेशनरी पॉइंट्स, वन ओवर हियर एंड वन ओवर हियर, और इस केस में यू हैव टू स्टेशनरी पॉइंट्स, वन ओवर हियर एंड वन ओवर हियर। तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस कोऑर्डिनेट एंड दिस कोऑर्डिनेट, और दिस कोऑर्डिनेट एंड दिस कोऑर्डिनेट इन दिस क्वेश्चन। यानी कि आपने, अगर लेट सपोज आपके ग्राफ का स्ट्रक्चर इस तरह का है, तो आपने ये वाले दो कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाई करने हैं कि ये जो पहला वाला कोऑर्डिनेट है ये क्या होगा, और जो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट है बच्चों ये क्या होगा। इसके लिए हमेशा याद रखना, स्टेशनरी पॉइंट या टर्निंग पॉइंट, जो मर्जी वर्ड आ जाए, आपने क्या करना है, आपने dy बाई डी एक्स लेना है और उसको इक्वल टू 0 रख देना है। तो इस केस में आई फाइंड आउट द dy बाई डी एक्स ऑफ दिस इक्वेशन, and that would be what, that would be 3x square, bring the power down, subtract 1 from the power, फिर 2 नीचे आएगा तो this becomes minus 4x, फिर x के साथ जो नंबर है that remains and that is 10। अब जब भी मैं क्यूबिक इक्वेशन का डेरिवेटिव लूंगा, ये 100% बात है, आप याद रखना हमेशा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, 100% बात है। अब if this question comes in paper 4-2, if this question comes in paper 4-2, then it is damn sure कि आपको वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगवाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर वो सवाल पेपर 2-2 में आ जाता है, तो आपको ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा जो मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व हो सकती होगी। अब मैं इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग करूंगा, विच मींस फैक्टराइजेशन, एंड वंस आई एम डन विद फैक्टराइजेशन आई विल हैव टू वैल्यूज ऑफ एक्स। लेट्स सपोज मैंने इसकी फैक्टराइजेशन की, मेरे दो आंसर्स आ गए 3 एंड -2, लेट्स सपोज द टू आंसर्स आर 3 एंड -2। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन की मिडिल टर्म ब्रेकिंग से और आंसर निकाला 3 और -2। अब मैंने क्या करना है, वंस आई हैव द टू एक्स वैल्यूज, व्हाट आई विल डू इज आई विल प्लग इन दीज एक्स वैल्यूज वन बाय वन in the given equation, the original equation of the graph, not in the equation of the derivative। मैं x is equal to 3 को इसमें 3x की जगह पर x की जगह पर x की जगह पर प्लग इन करूंगा, तो मुझे आउटपुट में y की वैल्यू मिलेगी, एंड दैट वैल्यू ऑफ y विल बी रिटन ओवर हियर। और जब मैं इसी इक्वेशन में -2 प्लग इन करूंगा दोबारा से, और -2 प्लग इन करने पे जो मुझे y की वैल्यू मिलेगी, दैट विल बी रिटन ओवर हियर। सो दिस इज हाउ यू विल इजीली अचीव 6 to 7 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। ये सवाल 6 से 7 मार्क्स का होता है, सीधा सीधा यही सवाल होगा कि आपको ये क्यूबिक इक्वेशन दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि इसके स्टेशनरी पॉइंट्स मेंशन करें। कभी कभार एग्जामिनर इसमें इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज स्मॉलर देन, यानी कि इस तरह लिख सकता है कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज लेस देन द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी।
इसका मतलब ये है बच्चों, बस ये कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट लिखी जाएगी। इसका सिंपल मतलब ये है कि इन दोनों में से जो एक्स कोऑर्डिनेट जो छोटा हो, अगर जैसे -2, तो वो आपने अगर लेट सपोज आंसर स्पेस में उसने स्पेसिफाई कर दिया कि जी ए के कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिखे, बी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिखे, लेट सपोज उसने स्पेसिफाई कर दिया है, तो इन दोनों आंसर्स में से जो स्मॉलर आंसर होगा, लेट सपोज -2 इज द स्मॉलर आंसर, so I'll write down -2 over here and 3 over here. एंड इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस वो स्पेसिफाई नहीं करता, बस आप खाली x और y लिखा होता है, तो बस जो x की दो वैल्यूज आई हैं आप वो इस तरह से लिख देंगे, 3 ऊपर -2 नीचे, या -2 ऊपर 3 नीचे, जो मर्जी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, 3 पुट करने से जो y की वैल्यू आ रही है वो यहाँ लिखनी है, -2 प्लग इन करने से जो y की वैल्यू आ रही है वो यहाँ लिखनी है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव का, स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने का। हाँ, इस क्वेश्चन को एग्जामिनर अदर वे राउंड भी पूछ सकता है। किस तरह से पूछेगा? इस तरह से सवाल कर सकता है एग्जामिनर कि वो आपको कह देगा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्रेडियंट ऑफ y is equal to 2x cube plus 3x square minus 2 is equal to 10। अब पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन सेज कि आपने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है जहां पर ग्रेडियंट किसका, इस क्यूबिक इक्वेशन का ग्रेडियंट 10 के इक्वल है। तो जब ग्रेडियंट का वर्ड आ जाए बच्चों, या टर्निंग पॉइंट का वर्ड आ जाए, दोनों केसेस में आपने करना तो यही है कि आपने लेना है डेरिवेटिव। तो मैं इस केस में आई टेक द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन इक्वेशन, एंड दैट वुड बी 3 times 2 is 6, this would become 6x square, 3 times 2 is 6, again this would become 6x, और इसका आंसर आ जाएगा 0 ऑब्वियसली। तो लेट्स सपोज आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब आपने क्या करना है, आपने इसको हम वैल्यूज को ठीक कर लेते हैं ताकि मेरे आंसर्स भी ठीक आ जाए। इसको हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। अच्छा, अब आपके पास डेरिवेटिव की इक्वेशन आ गई। अब बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया कि डेरिवेटिव की इक्वेशन असल में क्या होता है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ग्रेडियंट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ग्रेडियंट। So examiner says that you have to find the coordinate, यानी कि you have to find out the value of x and y। तो इसका मतलब है आपने x find out करना है कहाँ पर, जहां पर आपके ग्राफ का ग्रेडियंट 10 के इक्वल है। तो what you do is you find out the derivative and then you put that equal to 10। टर्निंग पॉइंट में हम क्या करते हैं, टर्निंग पॉइंट में हम इसी इक्वेशन को 0 के इक्वल रखते हैं, क्योंकि उस पर ग्रेडियंट 0 होता है इसलिए। लेकिन यहाँ पर उसने टर्निंग पॉइंट का वर्ड यूज करने के बाद बजाय उसने डायरेक्टली बता दिया कि ग्रेडियंट 10 है, तो बताएं वहां पर क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो यू पुट दैट इक्वेशन इक्वल टू 10, एंड वंस यू पुट दैट इक्वेशन इक्वल टू 10, अगेन दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन। You solve the equation by factorization, you'll get the two values of x, and you plug in those two values of x in the original equation one by one to find the values of y, and these coordinates are the coordinates where the gradient of your graph is equal to 10। तो ये दो तरह के सवाल आएंगे। अगर डायरेक्ट स्टेशनरी पॉइंट या टर्निंग पॉइंट पूछा जाए तो आप डेरिवेटिव लें और इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 रख दें। सॉल्व इट फॉर x, यू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, प्लग इन द ओरिजिनल इक्वेशन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। और अगर आपको स्पेसिफाई कर दिया जाए कि अच्छा ग्रेडियंट कहाँ पर 10 है, कहाँ पर 5 है, वहां पर बताओ कि क्या कोऑर्डिनेट होगा, तो आपने डेरिवेटिव वाली इक्वेशन को उस गिवन वैल्यू के इक्वल रख के फिर सॉल्व करना है। वही दो वैल्यूज आएंगी, उनको प्लग इन करके आपने y की दो वैल्यूज निकालनी है। ये दो तरह के सवाल हो गए डेरिवेटिव से। तीसरी तरह का सवाल डेरिवेटिव में से जो आ सकता है वो इस तरह से आता है कि एग्जामिनर आपको लेट सपोज एक इक्वेशन देगा, उसमें आपके पास अननोन पावर्स लिख देगा, x टू द पावर n, लेट सपोज माइनस p x टू द पावर 3 प्लस qx, और उसके बाद वो कह देगा दिस इज y, एंड देन ही विल गिव यू द डेरिवेटिव dy by dx ऑफ दिस इक्वेशन इज 3x square minus 6x स्क्वेयर, इसको हम कर लेते हैं 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 2। अच्छा, अब लेट्स सपोज आपको एग्जामिनर ने डेरिवेटिव की इक्वेशन दे दी है डेरिवेटिव लेने के बाद, और ओरिजिनल इक्वेशन भी दे दी है जिसका डेरिवेटिव लिया गया है, और ओरिजिनल इक्वेशन में लेकिन आपके पास कुछ अननोन्स हैं सच एज n, such as p and such as q, and you have to find out the values of n, p and q।
अब इसको आप कैसे स्पेसिफाई करते हैं बच्चों, इसको आप ऐसे स्पेसिफाई करेंगे कि लेट्स सपोज ये जो n है ये आपका कोफिशिएंट ऑफ x से मल्टीप्लाई होगा, नीचे आ जाएगा, एंड दैट वुड बिकम, जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा, लेट्स सपोज इन टर्म्स ऑफ n आप इसका डेरिवेटिव लें, इग्नोरिंग दिस, इसका डेरिवेटिव लें, तो दैट वुड बिकम n x टू द पावर n माइनस वन, यानी कि पावर में से एक माइनस हो गया, n नीचे आ गया, उसका कोफिशिएंट बन गया, आगे लिखते हैं माइनस 3 नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा 3p x, और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 3 स्पेसिफाइड था एंड 3 माइनस वन इज 2, और अगला आ जाएगा प्लस q। अब हम क्या करते हैं, जो हमें डेरिवेटिव बच्चों दिया गया है उससे कंपेयर कर लेते हैं।